अध्याय 2281। अक्षदा। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप इस जगह पर कैसे पहुंची और आपके साथ क्या घटित हुआ था। आर्यन ने कुमारी अक्षदा से पूछा। जरा एक मिनट रुकिए। कुमारी अक्षदा ने याद करने का प्रयास किया कि उनके साथ क्या हुआ था। मुझे याद आ गया। कुमारी अक्षदा को आखिरकार सब कुछ याद आ गया कि उनके साथ क्या हुआ था। मैं एक बहुत ही भयानक तूफान से टकरा गई थी और हवा के झोंके मुझे उड़ाकर ले गए। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा कि क्या हुआ। कुमारी अक्षदा ने आर्यन को पूरी कहानी बताते हुए कहा। फिर तो ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है कि आप हम लोगों से पहले यहाँ आगे कैसे पहुंच गईं। आर्यन को आखिरकार समझ आ गया कि ये महिला उनके आगे कैसे निकल गई थी। इसके पीछे यही मुख्य वजह थी। मेरी सहायता करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कुमारी अक्षदा ने कहा कि आर्यन ने जो कुछ भी उनके लिए किया था वो उनके लिए बहुत मायने रखता था। मैं समझता हूँ हम सभी को इस मुश्किल सफर में एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। आर्यन ने कुमारी अक्षदा से कहा कि आपस में सहयोग करना जरूरी है। कुमारी अक्षदा ने अब चारों तरफ देखना शुरू किया। उन्होंने पाया कि इस छोटी सी नाव पर बहुत सारी बेहद खूबसूरत महिलाएं बैठी हुई थीं। सच कहें तो कुमारी अक्षदा को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन के साथ इतनी सारी सुंदर स्त्रियां होंगी। ये देखकर कोई भी पुरुष आर्यन से ईर्ष्या करने लगेगा। हाँ, सचमुच। आपका नाम क्या है? आर्यन ने कुमारी अक्षदा से पूछा। वो इस महिला का नाम जानने के लिए उत्सुक था। मेरा नाम अक्षदा है। कुमारी अक्षदा ने अपना नाम बताया कि उन्हें सब अक्षदा कहकर पुकारते हैं। अक्षदा, मेरा नाम आर्यन है और आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। आर्यन ने अक्षदा के सामने अपना परिचय दिया। अक्षदा ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उन्होंने आर्यन का नाम अपने मन में अच्छी तरह याद रख लिया। अक्षदा ने अनजाने में ही अपने होठों को छुआ। न जाने क्यों उन्हें अपने भीतर कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। नमस्ते, मैं प्रिया हूं और आपसे मिलकर अच्छा लगा। प्रिया, रीना और बाकी सभी महिलाओं ने आगे बढ़कर अक्षदा से अपना परिचय कराना शुरू कर दिया। अक्षदा सब समझ गईं। उन्होंने इस नाव पर मौजूद सभी महिलाओं के नामों को अपने ध्यान में रख लिया। क्या मेरा इस जगह पर रहना आप लोगों के लिए कोई समस्या तो नहीं खड़ी कर रहा है? अक्षदा ने आर्यन से संकोच करते हुए पूछा, क्योंकि ये नाव काफी छोटी थी और इसमें पहले से ही बहुत सारे लोग सवार थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको रास्ते में आपके समूह के लोग मिल जाते हैं तो आप उनके साथ वापस जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल हम समुद्र के बीचों बीच हैं और हम आपको इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकते, आर्यन ने अक्षदा से कहा। उनकी वर्तमान स्थिति गहरे समुद्र के मध्य में थी, इसलिए आर्यन का अक्षदा को इस खतरनाक पानी में अकेले छोड़ना पूरी तरह असंभव था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षदा ने आर्यन की इस दयालुता के लिए उसका आभार व्यक्त किया। अक्षदा नाव के एक कोने में जाकर बैठ गईं। ऐसा लग रहा था कि ये महिला जानबूझकर दूसरों से थोड़ी दूरी बनाए रखने का प्रयास कर रही थी। आर्यन ने अक्षदा की तरफ देखा। वो साफ देख सकता था कि ये महिला खुद को सबसे अलग थलग रखकर अपनी ही एक दुनिया में रहने की कोशिश कर रही थी। ये इस तरह अकेले क्यों बैठी हुई है? यशिका ने आर्यन से पूछा। यशिका कुछ समय से अक्षदा के इस व्यवहार को देख रही थी, इसलिए उसे इस महिला का ये तरीका थोड़ा अजीब लगा। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो दूसरों से दूरी बनाए रखना चाहती है। शायद उसकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं, आर्यन ने कहा। अक्षदा की अपनी कुछ परेशानियां हो सकती थीं, इसी वजह से वो उन सभी से दूरी बनाकर रख रही थीं। बेहतर होगा कि आप उसके पास जाएं और उसे थोड़ा सा दिलासा देने का प्रयास करें। यशिका ने आर्यन को सुझाव दिया कि वो उस महिला को सामान्य करने की कोशिश करे। ठीक है, मैं प्रयास करता हूं, आर्यन समझ गया। वो अक्षदा के पास जाने के लिए तैयार हुआ। अक्षदा वाकई बहुत अकेली दिख रही थी जब आर्यन ने उसे अधिक ध्यान से देखा। आर्यन उठकर उसके पास गया। वो अक्षदा के करीब पहुंचा और सीधे उस महिला के बगल में बैठ गया। आप यहां इस समय क्यों आए हैं? अक्षदा ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन बाकी सबको छोड़कर यहां क्यों आया था। कुछ खास नहीं, मैं बस आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहता था। ऐसा लगता है कि इस समय आपको एक अच्छे दोस्त की जरूरत है, आर्यन ने अक्षदा से कहा। मुझे ऐसी किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, अक्षदा ने तुरंत आर्यन की बात को टालते हुए कहा। आप सिर्फ दिखावा करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि साफ तौर पर आपको इस समय किसी के साथ की जरूरत है। मैं आपकी इस हिचकिचाहट से सब समझ सकता हूं, आर्यन ने अक्षदा से कहा। अक्षदा ने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। वो हमेशा अकेले रहना पसंद करती थीं और अपने आसपास की दुनिया की ज्यादा परवाह नहीं करती थीं। अक्षदा को लगता था कि उनकी अपनी एक अलग दुनिया है, इसलिए उनका दूसरों से दूर रहना कोई नई बात नहीं थी। ईमानदारी से कहूं तो आप खुद के साथ जो कर रही हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आर्यन ने अक्षदा को समझाया कि उसका ये अकेलापन ठीक नहीं था। ऐसा क्यों है? अक्षदा ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन ऐसा क्यों कह रहा था। क्या ये पूरी तरह साफ नहीं है कि हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पर दूसरों की जरूरत होती है? आपको ये बात समझनी चाहिए और बाहरी लोगों के सामने खुद को व्यक्त करना शुरू करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा निश्चित रूप से कर सकती हैं, आर्यन ने अक्षदा को समझाते हुए कहा। अक्षदा आर्यन की बातों पर विचार करने लगीं। वो सोचने लगीं कि क्या वो वाकई ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि ये उनके लिए कोई आसान काम नहीं था। क्या मैं सचमुच ऐसा कर पाऊंगी? अक्षदा ने धीमे स्वर में कहा कि शायद वो ऐसा ना कर सकें।
मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये बहुत आसानी से कर सकती हैं। आर्यन ने अक्षदा को धाड़स बंधाया कि वो बाहरी लोगों के सामने अपने दिल की बात रख पाएंगी। अक्षदा ने आर्यन की तरफ देखा। जब उन्होंने आर्यन के चेहरे को देखा तो उनके गाल अचानक शर्म से लाल हो गए। न जाने क्यों आर्यन के इतने करीब होने पर उन्हें बहुत संकोच महसूस हो रहा था। अक्षदा ने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उनके साथ आखिर क्या हो रहा था कि वो इस तरह शर्माने लगी थी। अक्षदा अब ज्यादा देर आर्यन के पास नहीं बैठ सकी। उन्होंने वहां से उठने और आर्यन से थोड़ी दूरी बनाने का फैसला किया। अक्षदा तुरंत उठकर प्रिया और बाकी महिलाओं के समूह की तरफ चली गईं। ये साफ देखा जा सकता था कि वो खुद को आर्यन की नजरों से छिपाने का प्रयास कर रही थीं। आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जैसे वो इस शांत महिला को शर्माने पर मजबूर करने में पूरी तरह सफल रहा हो। मास्टर, क्या आपको लगता है कि ये महिला किसी प्राचीन कबीले से संबंध रखती है? मुझे इसके भीतर एक बहुत ही जानी पछनी जादुई शक्ति का एहसास हो रहा है। अवनी ने आर्यन को अपने विचार साझा किए। अवनी ने आर्यन को बताया कि अक्षदा निश्चित रूप से किसी प्राचीन कबीले की सदस्य थी। क्या ऐसा है? यदि ये सच है तो वो वास्तव में इस सम्मान की हकदार है। इस उम्र में उसके पास इतनी अद्भुत ताकत होना इस बात का प्रमाण है कि वो वाकई किसी बड़े प्राचीन कबीले से है। आर्यन अवनी की बात से पूरी तरह सहमत था। ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है कि वो हम सबसे दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहती कि आप उसके वास्तविक परिचय के बारे में कुछ भी जान पाएं। अवनी ने अक्षदा के इस बर्ताव के पीछे की वजह आर्यन को समझाई। मेरी उत्सुकता इसके प्रति और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। शायद मैं बहुत जल्द इस रहस्य का पता लगा लूंगा। आर्यन के मन में इस बात को जानने की इच्छा और तीव्र हो गई। तभी अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा दानव प्रकट हुआ। सामने उस भयानक जीव को देखते ही नाव पर मौजूद हर कोई तुरंत उठकर खड़ा हो गया। इस बार जो दानव उनके सामने आया था वो एक अत्यंत विशालकाय समुद्री सांप था। उस जीव का आकार किसी बड़े पर्वत से भी अधिक विशाल था और उसकी लंबाई की कोई सीमा नहीं थी। ये वही भयानक जीव है। अक्षदा ने उस दानव को देखते ही पहचान लिया। क्या आपने इसे पहले भी देखा है? आर्यन ने अक्षदा की तरफ मुड़कर पूछा। मैं इससे पहले भी टकराई थी। ये बहुत ही कठोर शरीर वाला एक अत्यंत शक्तिशाली दानव है। मैंने पहले इससे मुकाबला किया था, लेकिन मैं इसे मार नहीं सकी और अंत में मुझे किसी तरह अपनी जान बचाकर इससे दूर भागना पड़ा था। अक्षदा ने अपनी पिछली आप बीती सुनाई। तो ये बात है। आर्यन समझ गया कि उनका सामना वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली समुद्री दानव से हुआ था। आप सभी को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अक्षदा ने नाव पर मौजूद हर सदस्य को सचेत किया। चलो अब इस समस्या का अंत करते हैं। आर्यन ने तुरंत अपने हाथ में काले ड्रैगन की तलवार निकाल ली। वो इस लड़ाई को बहुत तेजी से खत्म करने का इरादा रखता था। सभी महिलाओं ने पीछे हटकर आर्यन के लिए पर्याप्त जगह बना दी। वे अच्छी तरह जानती थीं कि आर्यन अब अकेले ही इस विशाल दानव का शिकार करने जा रहा था। अध्याय 2282। अक्षदा आर्यन की ताकत देखकर हैरान रह गईं। आप आखिर क्या करना चाहते हैं? अक्षदा ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थीं कि आर्यन क्या करने जा रहा था। हालांकि ये बिल्कुल साफ था कि वो इस दानव को हराने आगे बढ़ रहा था। आर्यन ने अक्षदा की तरफ देखा और उससे कहा कि वो खुद जाएगा और इस विशालकाय समुद्री सांप को मजा चखाएगा। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। उस दानव का शरीर चट्टान की तरह बेहद मजबूत है। साधारण शारीरिक हमले उसकी त्वचा को भेदने में पूरी तरह नाकाम साबित होंगे। अक्षदा ने आर्यन को चेतावनी देते हुए कहा। आपको इस बारे में इतनी बारीकी से कैसे पता है? आर्यन ने अक्षदा से पूछा। वो जानना चाहता था कि अक्षदा को इस बात की जानकारी कैसे थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पहले खुद ऐसा करके देख चुकी हूं। अक्षदा ने आर्यन को बताया कि वो इसका सामना कर चुकी थीं, इसलिए उन्हें इसके परिणाम अच्छी तरह पता थे। अक्षदा ने पहले इस दानव पर अपनी तलवार से कई प्रहार करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जीव इतना शक्तिशाली था कि अक्षदा के सबसे तेज वार भी उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं बना पाए थे। अक्षदा ने अपने पास मौजूद हर एक जानकारी आर्यन से साझा की। वो उम्मीद कर रही थी कि आर्यन भी वही गलती नहीं दोहराएगा जो उससे हुई थी। तो ये बात है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने जो कहा मैं उसे अपने ध्यान में रखूंगा। हालांकि आर्यन ने अक्षदा की इस सलाह पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। अक्षदा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि आर्यन ने उनकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था, जबकि उन्होंने खुद के अनुभव से उसे सचेत किया था। वो एक ऐसे शक्तिशाली दानव को चुनौती देकर मूर्खता करने जा रहा था जिसकी रक्षात्मक परत इतनी मजबूत थी कि खुद अक्षदा को भी उसके सामने पीछे हटना पड़ा था। आप लोग इसे रोकती क्यों नहीं हैं? अक्षदा ने आर्यन के साथ मौजूद महिलाओं के समूह से पूछा कि वे आर्यन को ऐसा आत्मघाती कदम उठाने से मना क्यों नहीं कर रही थीं। हम भला उसे क्यों रोकें? प्रिया और बाकी सभी महिलाओं ने पलटकर पूछा। उनके पास आर्यन को रोकने की कोई वजह नहीं थी। आप सब? अक्षदा हैरान रह गईं। आर्यन की टोली के साथ आखिर क्या माजरा था? ये सब इतनी अजीब क्यों थीं? अक्षदा खुद उनके इस शांत व्यवहार को देखकर पूरी तरह उलझन में पड़ गई थीं। आर्यन ने अपने हाथ में काले ड्रैगन की तलवार को मजबूती से थामा और खुद को तैयार किया। अब इस विशालकाय जीव को धूल चटाने का समय आ चुका था।
आर्यन ने एक गहरी सांस ली, खुद को पूरी तरह केंद्रित किया और दाव तलवार की मुद्रा में आ गया। वन गॉड स्लैश। आर्यन ने सीधे अपनी चरम शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने सामने मौजूद उस विशालकाय समुद्री सांप पर हवा में तैरते हुए एक बेहद शक्तिशाली प्रहार किया। एक जोरदार चीरे के साथ वन गॉड स्लैश की अद्भुत ऊर्जा ने उस विशाल समुद्री सांप के 2 टुकड़े कर दिए। क्या? अक्षदा ये देखकर पूरी तरह भौंचक्की रह गईं कि आर्यन ने क्या कर दिखाया था। उन्हें अपनी आंखों के सामने घटित इस दृश्य पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। ये भला कैसे संभव हो सकता है? कोई इतने खूंखार जीव को इतनी आसानी से कैसे काट सकता है? अक्षदा को अपनी आंखें देखी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस घटना को खुद को समझा पाना उनके लिए अत्यंत कठिन था। चलो, ये काम पूरी तरह खत्म हुआ, आर्यन ने राहत की सांस लेते हुए कहा। उसने उस विशाल समुद्री सांप का अंत कर दिया था और अब वे अपनी यात्रा जारी रख सकते थे। मुझे लगा था कि वो बहुत मजबूत होगा। खैर छोड़ो, चलो वापस चलकर खाना खाते हैं। सभी महिलाएं आराम से वापस भोजन करने चली गईं, जैसे उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अक्षदा अभी भी पूरी तरह सुन्न खड़ी थीं। वो समझ नहीं पा रही थीं कि अभी क्या हुआ था। जो कुछ भी घटित हुआ था वो उनकी सोच से बहुत परे था। नाव एक बार फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई, जबकि अक्षदा के दिमाग में अभी भी वही दृश्य घूम रहा था। क्या ये दानव उस जीव से अलग था जिससे मेरा सामना हुआ था? अक्षदा ने मन ही मन सोचा। हो सकता है कि ये समुद्री सांप उस प्रजाति का ना हो जिससे वो लड़ी थीं। वर्तमान में इस बात को समझने का केवल यही एक तरीका उनके पास था। आपको क्या हुआ है? आर्यन ने अक्षदा के पास आकर पूछा। अक्षदा का चेहरा काफी अजीब और उलझा हुआ लग रहा था। कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अक्षदा ने आर्यन से कहा कि वो पूरी तरह ठीक हैं और बस कुछ सोच रही थीं। इस बार का सफर बेहद आसान हो गया था। अक्षदा को महसूस हो रहा था कि ये यात्रा उनकी पिछली यात्राओं की तुलना में बहुत सुगम थी। ये सफर इतना आसान सिर्फ इन लोगों की उपस्थिति के कारण ही लग रहा था। अक्षदा को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि आर्यन और उसकी टोली की मौजूदगी ने इस दुर्गम रास्ते को सरल बना दिया था। ईमानदारी से कहें तो आर्यन का ये समूह बहुत ही अद्भुत था। उनकी ताकत अतार्किक और अविश्वसनीय थी, इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे इतनी सुगमता से इस विशाल महासागर को पार कर रहे थे। समुद्री यात्रा में एक लंबा समय लगा। उन्हें इस सफर को पूरा करने में कुल 5 दिन लग गए। इन 5 दिनों के अंतराल में अक्षदा धीरे धीरे वहां मौजूद अन्य महिलाओं के साथ घुल मिल गईं। न जाने क्यों उन सब से बात करना बहुत आसान था और वे अक्षदा को कोई विशेष व्यक्ति नहीं मानती थीं। वे उसे अपने जैसी ही एक सामान्य महिला समझती थीं। मुझे सामने जमीन दिखाई दे रही है, आर्यन ने ऊंचे स्वर में कहा कि उसे आगे एक विशाल भूभाग नजर आ रहा था। क्या हम आखिरकार पहुंच गए? नाव पर सवार सभी महिलाएं खुशी से झूम उठीं। उन्होंने समुद्र में बहुत लंबा समय बिताया था और सच कहें तो वे सब इस सफर से काफी ऊब चुकी थीं। प्रिया, सानवी, नाव की गति और बढ़ाओ, आर्यन ने प्रिया और सानवी को निर्देश दिया। प्रिया और सानवी ने तुरंत आर्यन की बात का पालन किया। उन्होंने अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके नाव की रफ्तार को 2 गुना कर दिया। आर्यन ने अपनी हवा की शक्ति का प्रयोग किया, जिससे हवा के दबाव के कारण वो छोटी सी नाव पानी पर तैरती हुई अविश्वसनीय गति से किनारे की तरफ बढ़ गई। कुछ ही मिनटों के बाद आर्यन और बाकी सभी ने आखिरकार मुख्य भूमि पर अपने कदम रख दिए। आखिरकार हम जमीन पर आ गए। मुझे तो लगा था कि मैं समुद्र में ही मर जाऊंगी। संध्या बहुत खुश थी। वो सूखी धरती को पाकर पूरी तरह संतुष्ट दिखी। उसे ऊंची लहरों वाले डरावने समुद्र के मुकाबले ये धरती बेहद पसंद थी। सामने बहुत सारी ऊंची पहाड़ियां हमारा इंतजार कर रही हैं, आर्यन ने सामने फैले पहाड़ों के सिलसिले को देखकर कहा। चलो पहले थोड़ी देर यहां विश्राम कर लेते हैं। आर्यन ने सभी से कहा कि उन्हें इस जगह पर कुछ समय के लिए रुककर आराम करने की सख्त जरूरत थी। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। चलो यहां तंबू लगा लेते हैं। प्रिया ने आर्यन के फैसले का समर्थन किया। इस छोटी नाव में लगातार बैठे रहने के कारण हर कोई काफी थक चुका था। टोली की सभी महिलाएं आर्यन और प्रिया के इस फैसले से बेहद खुश थीं। उन्हें वास्तव में थोड़े आराम की आवश्यकता थी। वे सभी मिलकर अपने अपने रहने के लिए तंबू लगाने के काम में जुट गईं। आर्यन अपने लिए एक अच्छी और सुरक्षित जगह की तलाश करने लगा, जहां से आसपास के पूरे इलाके पर आसानी से नजर रखी जा सके, जबकि अक्षदा अकेली किनारे पर खड़ी होकर समुद्र की तरफ देख रही थीं। वो ये जानना चाहती थीं कि उनके साथी सुरक्षित हैं या नहीं। क्या आप अपने लोगों का इंतजार कर रही हैं? आर्यन ने अक्षदा के पास आकर पूछा। वो जानना चाहता था कि क्या वो अभी भी अपने कबीले के सदस्यों की राह देख रही थीं। बिल्कुल, मैं बस ये जानना चाहती हूं कि वे इस तूफान में जीवित बचे भी हैं या नहीं। अक्षदा ने अपनी चिंता व्यक्त की। शायद वे पीछे लौट चुके होंगे। यहाँ का रास्ता और माहौल बहुत ज्यादा कठिन है। आर्यन ने अक्षदा को समझाया कि इस बात की पूरी संभावना थी कि वे वापस अपने मूल स्थान पर चले गए हों। नहीं, वे ऐसा कभी नहीं कर सकते। अक्षदा को विश्वास नहीं था कि उनके लोग इस तरह पीछे हट जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने पर वे बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। तो फिर आप यहाँ उनका इंतजार कर सकती हैं, और यदि आप चाहें तो आगे के सफर में हमारे साथ शामिल हो सकती हैं। आर्यन ने अक्षदा को एक खुला प्रस्ताव दिया।
आर्यन अक्षदा को किनारे के पास छोड़कर वापस अपनी महिलाओं के पास चला गया, जहां वे सभी तंबू लगाने और विश्राम करने की तैयारी में पूरी तरह व्यस्त थीं। अध्याय 2283। पति, आपको रुकने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आराम दूंगी। ये जगह बाकी जगहों की तुलना में काफी सुरक्षित लगती है। आर्यन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। इस जगह के आसपास कोई भी खतरनाक जीव या दानव मौजूद नहीं था। क्या ये अच्छी बात नहीं है? हम यहाँ पूरी तरह शांति और आराम से विश्राम कर सकते हैं। हम लोग लगातार हर पल सतर्कता में जी रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। प्रिया को ये जगह काफी पसंद आई। वो इसी तरह के सुरक्षित माहौल में रहना अधिक पसंद करती थी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसा लगता है कि यहाँ वाकई सब कुछ बहुत सुरक्षित है। फिर तो अब मुझे खुद को पीछे रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए प्रिया से कहा। पति, आप आखिर क्या करना चाहते हैं? प्रिया ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन के मन में क्या चल रहा था। हे। आर्यन धीरे से हंसा और उसने प्रिया को खींचकर अपने बिल्कुल करीब कर लिया। नहीं, प्रिया धीमे से चिल्लाई और उसने खुद को आर्यन की पकड़ से छुड़ाने का एक छोटा सा प्रयास किया। तुम खुद को मुझसे दूर नहीं कर पाओगी, आर्यन ने प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा। प्रिया का आर्यन के हाथों से बचकर निकल पाना पूरी तरह असंभव था। आप दिन ब दिन और ज्यादा नटखट होते जा रहे हैं, प्रिया ने कहा कि आर्यन अब बहुत अधिक शरारती और बेलगाम होता जा रहा था। उसकी ये बेबाकी प्रिया को पूरी तरह बेबस कर देती थी। हे, तुम तो मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही अच्छी तरह जानती हो, आर्यन ने प्रिया की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। आपका कुछ नहीं हो सकता, प्रिया ने अपने सामने मौजूद आर्यन को देखते हुए लाड से कहा। प्रिया ने आगे बढ़कर आर्यन की कमर को अपनी बाहों में भर लिया। वो आर्यन के बेहद करीब आ गई और उसने आर्यन के प्रति अपने गहरे प्रेम और स्नेह को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। प्रिया वास्तव में अत्यंत सुंदर थी। कोई उसे कहीं से भी देखे, वो हर रूप में एक संपूर्ण और बेदाग महिला थी। आर्यन सचमुच बहुत भाग्यशाली था कि उसे ऐसी अद्भुत जीवन संगिनी मिली थी। आर्यन और प्रिया ने एक दूसरे की आंखों में झांका। दोनों की नजरें आपस में मिली और वे धीरे धीरे एक दूसरे को चूमने के लिए आगे बढ़े। आर्यन और प्रिया एक गहरे और परिपक्व चुंबन में डूब गए। उनका ये चुंबन पूरी तरह से उनके असीम प्रेम और गहरी भावनाओं से भरा हुआ था। आर्यन ने अपनी जीभ से गहराई बढ़ानी शुरू की, वहीं दूसरी तरफ प्रिया ने भी आर्यन का पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया। उन दोनों की सांसें और जीभ आपस में इस कदर उलझ गईं कि उनका ये चुंबन अत्यंत कामुक और तीव्र होता चला गया। प्रिया अब इस मामले में कोई नई खिलाड़ी नहीं थी। निश्चित रूप से समय के साथ उसकी तकनीक बेहद बेहतरीन हो चुकी थी। प्रिया की इस कला को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता था और वो इस समय काफी आक्रामक रुख अपना रही थी। प्रिया इस पल से पूरी तरह संतुष्ट थी। आर्यन उसे जिस तरह का एहसास करा रहा था वो उसे बहुत पसंद आ रहा था। ये बहुत ही अद्भुत है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग पूरी तरह पिघल रहा हो। इस समय प्रिया बेहद आनंदित महसूस कर रही थी। आर्यन का हर एक स्पर्श उसे इतना सुखद लग रहा था कि वो इस पल का पूरा लुत्फ उठा रही थी और उसे ये सब बेहद खूबसूरत लग रहा था। प्रिया, तुम सचमुच बहुत लाजवाब हो, मुझे अपना अब तक का सबसे बेहतरीन चुंबन दो। आर्यन ने प्रिया को उकसाते हुए उससे अपने जीवन का सबसे शानदार स्पर्श मांगा। प्रिया उसकी बात समझ गई। उसने अपनी पूरी कला का प्रदर्शन करते हुए आर्यन को अपना सबसे गहरा और बेहतरीन चुंबन देना शुरू कर दिया। प्रिया की ये कला और तकनीक समय के साथ और भी अधिक गहरी होती जा रही थी। आर्यन जो उसे चूम रहा था वो पूरी तरह से तृप्त महसूस कर रहा था। उसकी इस चीज में रुचि और अधिक बढ़ती जा रही थी। आर्यन और प्रिया एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे। वे दोनों मिलकर एकांत के इस खूबसूरत और निजी पल का भरपूर आनंद ले रहे थे। आर्यन ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसने प्रिया के सुंदर दोहरे शिखरों को हल्के से छुआ। वाह प्रिया, ये तो पहले से और भी बड़े होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये समय के साथ और भी विकसित हो सकते हैं, आर्यन ने प्रिया के उस हिस्से को सहलाते हुए कहा। प्रिया का शरीर वाकई और अधिक आकर्षक होता जा रहा था, जो समय के साथ पूरी तरह से पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप इसे लगातार बिना रुके छूते रहते हैं। पति वास्तव में सबसे ज्यादा नटखट हैं, प्रिया ने आर्यन की तरफ शरारत भरी नजरों से देखते हुए कहा। क्या मुझे इस बेहद खूबसूरत चीज को छूने की अनुमति नहीं है? आर्यन ने प्रिया से पूछा कि क्या वो उसके इन सुंदर और सुडौल दोहरे शिखरों को स्पर्श भी नहीं कर सकता। बिल्कुल अनुमति है, आपको इसे और बेहतर तरीके से संभालना चाहिए, लेकिन इसे इतनी जोर से मत दबाओ। नहीं, प्रिया ने आर्यन से कहा कि वो थोड़ा धीरे काम ले। आर्यन का वो तीव्र प्रहार प्रिया के लिए सहन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। आर्यन प्रिया की ये प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुराया। ऐसा लगा कि उसने प्रिया को पूरी तरह सहज और अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। इस तरह वो बहुत जल्द प्रिया को पूरी तरह अपना बना सकता था। प्रिया के भीतर की उत्तेजना अब चरम पर पहुंच चुकी थी। वो पूरी तरह से भावुक हो चुकी थी और तुरंत आर्यन के साथ आगे बढ़ने के लिए व्याकुल थी।
प्रिया की सिसकियां उस शांत माहौल में गूंजने लगीं और वो खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी। आर्यन का हर एक स्पर्श उसे इतना अधिक सुखद लग रहा था कि उसके मुंह से कामुक और दिलकश आवाजें निकलने लगी थीं। प्रिया की इन दिलकश आवाज़ों ने आर्यन के भीतर की आग को और अधिक भड़का दिया। प्रिया की इन मदहोश करने वाली आवाज़ों को सुनकर आर्यन और अधिक जोशीला और कामुक हो गया। नहीं, अब मैं इसे और अधिक सहन नहीं कर सकती। प्रिया का धैर्य पूरी तरह जवाब दे चुका था। वो इस तीव्र एहसास को और अधिक नहीं संभाल पाई और बहुत तेजी से चरम सुख की ओर बढ़ गई। ये हमला बहुत ही शक्तिशाली और अत्यधिक सुखद था। कोई भी महिला आर्यन के ऐसे आक्रामक प्रहार के सामने लंबे समय तक नहीं टिक सकती थी। यही वजह थी कि प्रिया भी आर्यन से मिलने वाली उस तीव्र उत्तेजना को ज्यादा देर तक नहीं झेल पाई, क्योंकि ये एहसास प्रिया के लिए जरूरत से ज्यादा खूबसूरत और भारी था। प्रिया, ऐसा लगता है कि तुमने बहुत जल्दी हार मान ली। आर्यन ने प्रिया को देखते हुए चुटकी ली कि वो इतनी जल्दी थक गई थी। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। प्रिया ने आर्यन से कहा कि आर्यन की शक्ति के सामने उसका टिक पाना स्वाभाविक रूप से नामुमकिन था। लेकिन बात तो वही हुई ना, आखिरकार तुम हार गईं। आर्यन की ये बात सुनकर प्रिया ने अपना मुंह बना लिया। वो आर्यन के इन शब्दों को सुनकर थोड़ी सी रूठ गई थी। इस बार हमला करने की बारी मेरी है। प्रिया इस हार को इतनी आसानी से स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वो आर्यन के इस प्रहार को पूरी ताकत से जवाब देने की तैयारी करने लगी। प्रिया ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आर्यन को पीछे की तरफ धकेल दिया और आर्यन सीधे नीचे की ओर गिर गया। प्रिया अब एक दोबारा मुकाबला चाहती थी। इस बार वो आर्यन को पूरी तरह से हराने का इरादा लेकर आगे बढ़ी थी। चलो देखते हैं कि आप मेरे इस प्रहार के सामने खुद को कितनी देर तक बचा पाते हैं। प्रिया ने आर्यन की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। पत्नी, तुम आखिर क्या योजना बना रही हो? आर्यन ने प्रिया से पूछा। वो साफ देख सकता था कि प्रिया के दिमाग में कोई बड़ा खुराफाती विचार चल रहा था। फुफ 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 फू। प्रिया बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हंसी। उसकी इस हंसी में एक जीत का विश्वास साफ झलक रहा था। प्रिया आर्यन के शरीर के सबसे कमजोर और संवेदनशील हिस्सों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती थी, इसलिए ये बिल्कुल भी अजीब नहीं था कि उसने सीधे आर्यन के उसी हिस्से पर अपना प्रहार शुरू किया। प्रिया ने नीचे की ओर बढ़कर आर्यन के वस्त्रों को ढीला करना शुरू किया। उसने आर्यन की बेल्ट को खोला और आर्यन के उस बेहद मजबूत, लंबे और विशाल हिस्से को अपने कोमल हाथों में थाम लिया। ये तो पहले से ही पूरी तरह तैयार और उत्तेजित है। क्या मेरे इस प्रयास ने आपको इतना उत्सुक कर दिया? प्रिया ये देखकर बेहद खुश थी कि आर्यन उसके इस छोटे से स्पर्श से ही पूरी तरह उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था। तुम सचमुच बहुत बड़ी जादूगरनी हो। आर्यन ने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया का ये कदम इतना अप्रत्याशित और शक्तिशाली था कि आर्यन खुद को रोक नहीं पाया और स्वाभाविक रूप से प्रिया के स्पर्श पर पूरी तरह प्रतिक्रिया देने लगा। प्रिया ने अब आर्यन की मदद करना शुरू किया। उसने आर्यन के सामने अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। वो अपने अत्यंत मुलायम और रेशमी हाथों से आर्यन के उस अंग को धीरे धीरे सहलाने लगी। ओह! आर्यन स्वाभाविक रूप से प्रिया के स्पर्श के सामने खुद को संभाल नहीं पा रहा था। प्रिया का ये वार बहुत ही सटीक था। प्रिया के हाथों के इस जादू के सामने उसका लंबे समय तक टिक पाना लगभग असंभव लग रहा था। प्रिया मुस्कुराई। वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि आर्यन अब ज्यादा देर तक खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। प्रिया की ये कला अब पहले से और भी अधिक परिपक्व हो चुकी थी और उसे आर्यन की कमजोरी का पूरा अंदाजा था। आर्यन को इस मुकाबले में मात देना प्रिया के लिए अब बस कुछ ही पलों का खेल था। मुझे खुद को रोकना होगा। आर्यन मन ही मन खुद को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था। वो इतनी आसानी से प्रिया के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं था। पति, आपको खुद को पीछे रोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरी तरह से शांत और आराम पहुंचाऊंगी। प्रिया ने आर्यन के कानों के बिल्कुल पास आकर बेहद मधुर और सम्मोहक शब्दों का प्रयोग किया। प्रिया के ये शब्द किसी जादुई फुसफुसाहट की तरह थे। वो आर्यन के कानों में लगातार रस घोल रही थी और आर्यन को और अधिक उत्तेजित और ऊर्जावान बनने के लिए उकसा रही थी। अध्याय 2284। आप दोनों ने मजे किए और हमें नहीं बुलाया। आर्यन इस समय प्रिया द्वारा दी जा रही तीव्र उत्तेजना का विरोध करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि ये सब देखना काफी कठिन लग रहा था, फिर भी आर्यन खुद को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश में जुटा हुआ था। प्रिया ने आर्यन की तरफ देखा। उसने पाया कि आर्यन अभी भी खुद को काफी मजबूती से संभाले हुए था। ऐसा लगा कि प्रिया के इस हमले का मुकाबला करने के लिए आर्यन के भीतर एक बहुत ही बेहतरीन प्रतिरोध क्षमता मौजूद थी। मैं आपको इतनी आसानी से बचने नहीं दूंगी। प्रिया आर्यन को इतनी सरलता से खुद पर हावी होने देने के मूड में नहीं थी। वो लगातार उसे अपनी अदाओं से उकसा रही थी और आर्यन को अत्यधिक आराम पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। प्रिया के हाथ बहुत तेजी से आगे बढ़े। उसने अपने हाथों की गति को और तेज कर दिया, जिससे आर्यन को बेहद सुखद एहसास होने लगा। प्रिया द्वारा की जा रही हलचल समय के साथ और तेज होती चली गई। वो अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग करते हुए आर्यन को संतुष्ट करने का हर संभव प्रयास कर रही थी। ये वास्तव में बहुत लाजवाब है। आर्यन प्रिया के इस प्रयास से पूरी तरह संतुष्ट था।
प्रिया जो कुछ भी उसके साथ कर रही थी वो आर्यन के लिए जरूरत से ज्यादा आरामदायक और अद्भुत था। प्रिया ने आर्यन के चेहरे के हाव भाव को ध्यान से देखा। आर्यन की इस गहरी प्रतिक्रिया को देखकर उसके मन को काफी संतोष और खुशी मिली। क्या ये आपको बहुत अधिक सुखद नहीं लग रहा है? प्रिया ने आर्यन से मुस्कुराते हुए पूछा। उसे पूरा विश्वास था कि ये एहसास बहुत ही लाजवाब था। ये सचमुच बहुत ही ज्यादा आरामदायक है प्रिया, तुमने वास्तव में एक बहुत ही अद्भुत काम किया है। आर्यन ने प्रिया की कला की तारीफ करते हुए कहा कि ये सब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर अब आपको खुद को पीछे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिया ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा कि वो अपनी सारी ऊर्जा को पूरी तरह बाहर आने दे। ये इतना आसान भी नहीं है, मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं। आर्यन ने गर्व से कहा कि उसके भीतर अभी भी मुकाबला करने की पूरी शक्ति बची हुई थी। पति, आप बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, आपको इस समय थोड़ा आज्ञाकारी बन जाना चाहिए। प्रिया ने लाड जताते हुए आर्यन से और करीब आने को कहा। तुम खुद ही कोशिश करके देख लो। आर्यन ने प्रिया को चुनौती देते हुए कहा कि वो देखना चाहता था कि प्रिया आगे क्या करने वाली थी। प्रिया अब कोई नया रास्ता तलाशने लगी। वो आर्यन को पूरी तरह अपने काबू में करने की योजना बना रही थी। थोड़ी देर विचार करने के बाद प्रिया को आखिरकार आर्यन से निपटने की एक बहुत ही बेहतरीन तरकीब सूझ गई। तो फिर मैं आपको और ज्यादा तंग करने जा रही हूं। प्रिया ने कहा कि वो आर्यन को और अधिक व्याकुल कर देगी। उसने आर्यन को आकर्षित करने के लिए अपने सुंदर दोहरे शिखरों का सहारा लिया। आर्यन के मन में थोड़ी चिंता बढ़ने लगी। ऐसा लगा कि प्रिया ने अब अपनी वास्तविक क्षमताओं का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। सच कहें तो आर्यन के लिए प्रिया की ये असीम शक्ति और कला का सामना कर पाना काफी कठिन हो रहा था। प्रिया की ये कला आर्यन पर पूरी तरह हावी हो रही थी। आप निश्चित रूप से बहुत जल्द घुटने टेक देंगी, प्रिया ने विश्वास के साथ कहा कि आर्यन अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। उसने अपनी सबसे बेहतरीन तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया। आर्यन बेहद खुश और पूरी तरह से संतुष्ट महसूस कर रहा था। प्रिया ने आर्यन के उस विशाल अंग को अपने दोनों सुडौल शिखरों के बीच कसकर थाम लिया था। यह एहसास दुनिया में सबसे बेहतरीन था और आर्यन इसका पूरा लुत्फ उठा रहा था। प्रिया अब पूरी तरह आर्यन के उस हिस्से का आनंद लेने लगी थी। वो पूरी तरह उसमें खो चुकी थी। ये वास्तव में बहुत विशाल है, प्रिया ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा कि ये अंग बहुत बड़ा और अद्भुत था। तुम दिन ब दिन इस कला में और अधिक माहिर होती जा रही हो। आर्यन ने प्रिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसकी ये तकनीक वास्तव में सर्वोच्च स्तर की थी। हे, प्रिया धीरे से मुस्कुराई। आर्यन से ये शानदार तारीफ पाकर वो मन ही मन बेहद प्रसन्न थी। प्रिया लगातार आर्यन की संतुष्टि के लिए प्रयास करती रही। उसने आर्यन के उस विशाल हिस्से को अपने मुख में ले लिया और पूरे दिल से उसकी सेवा करने में जुट गई। प्रिया ने हर एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। उसने अपने मुख की कला से आर्यन को असीम सुख का एहसास करवाया। प्रिया ने गहराई से आर्यन के उस हिस्से को सहलाया और पूरी तरह अपने मुंह में भर लिया। वो इसे काफी गहराई तक ले जा रही थी। ओह, ये सचमुच बहुत लाजवाब है। आर्यन को प्रिया का ये तरीका बेहद पसंद आ रहा था। प्रिया वास्तव में बहुत अद्भुत काम कर रही थी। प्रिया ने लगभग 10 मिनट तक लगातार आर्यन को इसी तरह सुख पहुंचाया, जिसके बाद वो धीरे धीरे थोड़ा थकने लगी। वो थोड़ा सा खांसने लगी। आर्यन की मदद करते करते प्रिया अब काफी थकावट महसूस कर रही थी। ये सचमुच बहुत थका देने वाला काम है। ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। प्रिया ने देखा कि आर्यन की ऊर्जा समय के साथ और अधिक बढ़ती जा रही थी। प्रिया ने आर्यन को संतुष्ट करने के लिए काफी संघर्ष किया था। वो कुछ बार खांसी और अब इस प्रक्रिया को आगे जारी रखने की स्थिति में नहीं थी। मुझे कोई दूसरा तरीका खोजना होगा। प्रिया को अब कोई नया रास्ता तलाशना था जिससे वो आर्यन को पूरी तरह खुश कर सके। प्रिया के दिमाग में कुछ नए विचार आए और कुछ ही देर में उसे एक बहुत ही शानदार तरकीब सूझ गई। बहुत बढ़िया, मुझे एक बहुत ही बेहतरीन उपाय मिल गया है। वो अपने विचार से काफी संतुष्ट दिखी। पति, जरा यहां मेरे पास आइए। प्रिया ने आर्यन को आवाज दी और उसे अपनी गोद में लेटने का इशारा किया। ये क्या बात हुई? तुम अब आखिर क्या करने जा रही हो? आर्यन ने प्रिया से कौतूहलवश पूछा। वो जानना चाहता था कि प्रिया के मन में क्या चल रहा था। बस जैसा मैं कहती हूं वैसा करते जाइए, प्रिया ने आर्यन को अपनी बात मानने के लिए कहा। आर्यन ने प्रिया की बात का पालन किया। वो आगे बढ़ा और धीरे से प्रिया की कोमल गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। प्रिया ने एक बार फिर अपने हाथों का जादू बिखेरते हुए आर्यन की मदद करना शुरू कर दिया। साथ ही वो अपने दोनों सुंदर शिखरों से आर्यन को लगातार सहलाने लगी। आर्यन ऊपर की तरफ देखते हुए प्रिया के उन अंगों को निहारने लगा। प्रिया की वे दोनों चीजें इतनी ज्यादा आकर्षक थीं कि आर्यन खुद को उन्हें चखने से नहीं रोक पाया।
आर्यन ने अपने सामने मौजूद उन चेरी की कलियों को अपने मुंह में ले लिया। वो उन्हें पूरी गहराई से चूसने लगा और इस अद्भुत पल का आनंद उठाने लगा। प्रिया का पूरा शरीर इस अचानक हुए हमले से कांप उठा। आर्यन का ये वार प्रिया के लिए बहुत शक्तिशाली था और वो आर्यन के इस प्रहार को झेल नहीं पा रही थी। ये बहुत ज्यादा तीव्र है। प्रिया के लिए इस एहसास को बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था। आर्यन का हर एक प्रयास बेहद आक्रामक था। आर्यन पूरी तरह से जोश में आ चुका था। प्रिया ने जो नया तरीका अपनाया था वो उसे बेहद पसंद आया था। प्रिया की ये नई योजना पूरी तरह सफल साबित हुई थी। उसने अपनी इस नई कला और तरकीब से आर्यन को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया था। आर्यन का संयम अब पूरी तरह टूट चुका था। प्रिया द्वारा दी जा रही इस असीम उत्तेजना के कारण वो खुद को और अधिक रोक पाने में पूरी तरह असमर्थ था। ओह! आर्यन आखिरकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उसकी तीव्र ऊर्जा के बाहर आते ही प्रिया के कोमल हाथ पूरी तरह चिपचिपे हो गए। आपने काफी अच्छी मात्रा में इसे बाहर निकाला है। प्रिया ने अपने हाथों को चूमा और आर्यन की उस शुद्ध यांग ऊर्जा को चखा। ये स्वाद उसे बहुत अच्छा लगा। प्रिया का ये अंदाज इतना कामुक था कि आर्यन अब खुद पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाया। पत्नी, अब मैं इसे एक पल भी और सहन नहीं कर सकता। चलो अब शुरू करते हैं। आर्यन तुरंत प्रिया के ऊपर झपट पड़ा और उसने प्रिया के साथ अपनी मुख्य साधना की शुरुआत करने का फैसला किया। प्रिया धीरे से खिलखिलाकर हंसी। आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं। मैं यहां से कहीं भागकर नहीं जा रही हूं, इसलिए थोड़ा आराम से काम लीजिए, उसने लाड जताते हुए आर्यन से कहा। तुम समय के साथ और अधिक आकर्षक होती जा रही हो। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें पूरी तरह आज्ञाकारी बनाने के लिए थोड़ा कड़ा प्रशिक्षण देना होगा। आर्यन ने प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा कि वो उसे पूरी तरह अपने वश में कर लेगा। आर्यन ने बिना कोई समय गंवाए सीधे शुरुआत कर दी। उसने अपने उस विशाल अंग को सीधे प्रिया के भीतर प्रवेश करा दिया। ये बहुत ज्यादा तेज था। प्रिया के मुंह से एक चीख निकल गई। वो आर्यन के इस अचानक और बेहद तेज प्रहार को झेल नहीं पाई थी। आर्यन ने अब बहुत तेजी से अपनी रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी। प्रिया की वो बेहद तंग और रसीली गुफा बहुत ही अद्भुत थी और वो आर्यन के उस अंग को पूरी ताकत से अपनी तरफ खींच रही थी। पति, आप बहुत ज्यादा उग्र हो रहे हैं। प्रिया ने आर्यन से कहा कि उसका ये तरीका थोड़ा ज्यादा आक्रामक था। आर्यन ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो आसपास की हर चीज को भूलकर केवल प्रिया को चरम सुख पहुंचाने और उसे पूरी तरह संतुष्ट करने में व्यस्त हो गया। वे दोनों मिलकर अपने इस निजी और बेहद खूबसूरत समय का पूरा आनंद ले ही रहे थे, तभी अचानक उन्हें एहसास हुआ कि कोई उन्हें छिप कर देख रहा था। ऐसा लगता है कि आप दोनों यहाँ अकेले ही बहुत मजे कर रहे हैं। आपको हम लोगों को भी इस खेल में शामिल करना चाहिए था। संध्या, यशिका और शिवानी अचानक वहां आ पहुंची। वे तीनों इस मुकाबले में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। जरा आओ और मेरी मदद करो, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। मैं अकेले इनका सामना नहीं कर पाऊंगी। प्रिया ने तुरंत संध्या और बाकी महिलाओं से सहायता मांगी। वो अच्छी तरह जानती थी कि आर्यन की इस असीम ऊर्जा का अकेले मुकाबला कर पाना उसके बस की बात नहीं थी। संध्या, यशिका और शिवानी तुरंत आगे बढ़ीं और वे सभी इस प्रेम के युद्ध में पूरी तरह शामिल हो गईं। आर्यन ये देखकर बेहद खुश था। उसने आगे बढ़कर अपनी इन सभी प्यारी महिलाओं को एक एक करके पूरी तरह अपना बनाना और उनके साथ इस साधना का आनंद लेना शुरू कर दिया। अध्याय 2285। सान्वी, रीना और कविता इस समय बाहर थीं। वे इस प्रेम के युद्ध में शामिल नहीं हुईं और उन्होंने इसी जगह रुकना बेहतर समझा। आप दोनों इस खेल में शामिल नहीं होना चाहती? सान्वी ने रीना और कविता से पूछा। नहीं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। वहां मौजूद लोग ही उनके लिए काफी हैं। मुझे डर है कि यदि मैं आज इस खेल में गई तो कल अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। रीना ने इस क्रीड़ा में भाग न लेने का एक बहुत ही व्यवहारिक बहाना बनाया। ऐसा लगता है कि तुम सचमुच डर गई हो। कविता ने रीना के चेहरे पर डर के भाव साफ देखे। दीदी, मेरा मजाक मत उड़ाइए। आप खुद अपनी ताकत के बारे में अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम यहीं शांत बैठी रहें, रीना ने कविता से लाड जताते हुए कहा। हाँ, मैं जानती हूं। पिछली बार जब हम दोनों उनके साथ थीं तो मैं अगले दिन तक सोकर नहीं उठ पाई थी। वो सचमुच थोड़ा परेशान करने वाला अनुभव था। कविता ने रीना की बात का समर्थन करते हुए कहा। लेकिन आप दोनों को वो एहसास निश्चित रूप से बेहद पसंद आता होगा, सान्वी ने कविता और रीना की तरफ शरारती नजरों से देखते हुए कहा। वो बात। कविता और रीना ने इस बात का कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। वे दोनों इस सच को सबके सामने स्वीकार करने में काफी संकोच महसूस कर रही थीं। मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि आप दोनों इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी, सान्वी मुस्कुराई। वो पहले से जानती थी कि इन दोनों में सबके सामने इस बात को मानने का साहस नहीं होगा।
सानवी खुद इस बात से भली भांति वाकिफ थी कि आर्यन के साथ उस परम आनंद को महसूस करना कितना लाजवाब होता था। वो वास्तव में एक अत्यंत सुखद एहसास था और सानवी को वो अनुभव बेहद पसंद था। हमें अब उस विषय पर अधिक चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो यहाँ के बाकी सारे कामों को जल्दी से निपटा लेते हैं ताकि हम भी आराम कर सकें। रीना ने बात को घुमाते हुए कहा कि उन्हें सब कुछ जल्दी खत्म करना होगा। हम समझ गए। उन दोनों ने हामी भरी और वे सब मिलकर नाव से उतरे सामान को सहेजने के काम में तेजी से जुट गईं। इस दौरान सुमित्रा और ऐश्वर्या तंबू के भीतर मौजूद थीं। वे दोनों बाहर से आ रही आर्यन और प्रिया की मदहोश करने वाली आवाज़ों को साफ सुन सकती थीं। इन्होंने एक बार फिर से शुरुआत कर दी। ऐश्वर्या ने जब आर्यन की आवाज़ सुनी तो उसने सुमित्रा से कहा कि न जाने क्यों आर्यन को इस खेल में इतना ज़्यादा आनंद आता था। क्या तुम भी उन लोगों के साथ शामिल होना चाहती हो? सुमित्रा ने अचानक ऐश्वर्या की आंखों में देखते हुए पूछा। भला मैं उनके साथ क्यों शामिल होने जाऊंगी? सुमित्रा की ये बात सुनते ही ऐश्वर्या पूरी तरह से घबरा गई और उसका चेहरा लाल हो गया। मैं तुम्हारी आंखों में साफ देख सकती हूं कि तुम वहां जाना चाहती हो। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल पाओगी। सुमित्रा ने ऐश्वर्या को चिढ़ाते हुए कहा कि वो उसकी इच्छा को अच्छी तरह समझती थी। ऐश्वर्या का पूरा चेहरा शर्म से तमतमा गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सुमित्रा ने इतनी आसानी से उसके मन की बात पकड़ ली थी। तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? ऐश्वर्या ने संकोच करते हुए सुमित्रा से पूछा। ये तुम्हारे हाव भाव और तुम्हारी हरकतों से पूरी तरह साफ झलकता है। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम आर्यन को कितना अधिक पसंद करती हो। सुमित्रा ने ऐश्वर्या के व्यवहार को देखते हुए कहा। तो ये बात है। ऐश्वर्या को आखिरकार समझ आया कि सुमित्रा ने उसके दिल का हाल कैसे जान लिया था। ऐसा लगा कि वो खुद ही सुमित्रा के सामने अपने इस राज को खोल बैठी थी। और तुम्हारा अपना क्या विचार है? क्या तुम वहां नहीं जाना चाहती? ऐश्वर्या ने पासा पलटते हुए सुमित्रा से सीधे सवाल किया। मैं? सुमित्रा पूरी तरह अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह की स्थिति में ऐश्वर्या को क्या उत्तर दे। सच कहें तो उसके लिए इस बात का जवाब दे पाना काफी कठिन हो रहा था। क्यों? तुम्हारी तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है? ऐश्वर्या ने उसे कुरेदते हुए पूछा कि वो उसका विचार जानना चाहती थी। ऐश्वर्या और सुमित्रा बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ थीं। उन दोनों के बीच का संबंध बेहद गहरा और अनमोल था, इसलिए उन दोनों के लिए आपस में कोई भी बात छिपा कर रखना आवश्यक नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो मैं इस सब के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूं। तुम जानती हो कि मेरे भीतर अभी भी इस विषय को लेकर थोड़ी हिचकिचाहट और समस्या है। सुमित्रा ने ऐश्वर्या के सामने अपने दिल की बात रखी। सुमित्रा के साथ वास्तव में एक मानसिक उलझन थी। सच तो ये था कि वो खुद को इस प्रकार के संबंधों के लिए अभी पूरी तरह परिपक्व और तैयार महसूस नहीं कर पा रही थी। भले ही वो उम्र से एक वयस्क महिला थी, लेकिन वास्तविकता ये थी कि प्रेम के इन मामलों में सुमित्रा अभी भी बहुत ही साधारण और संकोची स्वभाव की थी। सुमित्रा प्रेम संबंधों की इस विधा में पूरी तरह नई और अनुभवहीन थी। इसी वजह से वो अभी इस कदम को उठाने के लिए हिचकिचा रही थी। यदि ऐसी बात है तो तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत जल्द आर्यन के साथ अपने इन संबंधों को और अधिक मधुर बना लेंगे। ऐश्वर्या ने सुमित्रा को भरोसा दिलाया कि वो इस दूरी को कम करने में उसका पूरा साथ देगी। ऐसा लगता है कि इसके लिए हमें आर्यन के साथ अकेले में थोड़ा समय बिताने की जरूरत होगी। ऐश्वर्या ने मन ही मन एक योजना बनाते हुए सोचा कि उसे आर्यन के साथ एकांत के पलों की तलाश करनी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा ने ऐश्वर्या का आभार व्यक्त किया और फिर वे दोनों मिलकर अन्य विषयों पर बातचीत करने लगीं। यहां तंबू के भीतर आर्यन, प्रिया, संध्या, शिवानी और यशिका पूरे एक दिन तक लगातार अपनी मुख्य साधना में लीन रहे। वे सभी अब पूरी तरह से थक चुके थे और उन्हें विश्राम की सख्त जरूरत थी। इस बार तो आपने बहुत लंबा समय ले लिया। आपके इस उग्र अंदाज ने हम सभी को पूरी तरह से थकाकर चूर कर दिया है। संध्या ने आर्यन की छाती पर हल्के से मारते हुए कहा कि आर्यन की इस असीम ऊर्जा ने उन सभी को बेदम कर दिया था। आप सभी सचमुच बहुत अद्भुत हैं। मुझे अभी आप लोगों के साथ खेल में बहुत ज्यादा आनंद आया। आर्यन ने उन सभी के प्रति अपना प्यार जताया। प्रिया, संध्या, शिवानी और यशिका के चेहरों पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। वे सभी भी इस अद्भुत और प्रेम से भरे समय से बेहद प्रसन्न थीं। क्या इस खेल को आगे भी जारी रखने का इरादा है? आर्यन ने शरारत करते हुए उन चारों से पूछा। जरा दूर हटिए, हम पहले ही पूरी तरह से थक चुके हैं। प्रिया, संध्या, शिवानी और यशिका ने एक साथ आर्यन को डांटते हुए वहां से जाने के लिए कहा। वे सभी इस समय किसी भी अन्य हलचल के मूड में नहीं थीं और केवल आराम करना चाहती थीं। आर्यन जोर से हंसा। ऐसा लगा कि उसकी इस बेबाकी से वे सभी थोड़ी सी रूठ गई थीं। वे सभी वास्तव में काफी थकी हुई थीं, इसलिए आर्यन के लिए इस समय उन्हें उनके हाल पर छोड़कर बाहर निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प था। आर्यन तंबू से बाहर आया। बाहर आते ही उसने रीना को देखा, जो वहां भोजन बनाने की तैयारी में व्यस्त थी। मेरी प्यारी शिक्षिका। आर्यन धीरे से रीना के पीछे पहुंचा और उसने पीछे से आकर रीना को अपनी बाहों में भींच लिया।
आप हमेशा इस तरह की हरकतें क्यों करते रहते हैं? आप सचमुच बहुत ज्यादा नटखट हैं। रीना ने आर्यन की पकड़ में आते ही शर्माते हुए कहा। तुम इस समय यहां अकेले क्या कर रही हो? आर्यन ने रीना के गालों को चूमते हुए पूछा कि वो यहां क्या बना रही थी। मैं हम सभी के लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रही हूं। इस लंबे सफर के बाद निश्चित रूप से आपको भी बहुत भूख लगी होगी, रीना ने आर्यन से कहा। लेकिन मेरा पेट तो अभी अभी पूरी तरह से भर चुका है। आर्यन ने शरारत भरे लहजे में रीना को इशारा किया कि प्रिया, संध्या, शिवानी और यशिका ने मिलकर उसे पूरी तरह तृप्त कर दिया था। आप सचमुच बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं, रीना ने अपने हाथ में मौजूद खाना पकाने के बर्तन से आर्यन को हल्के से मारते हुए डांटा। भला आपने मुझे क्यों मारा? आर्यन ने मासूम सा मुंह बनाते हुए रीना से पूछा कि उसकी क्या गलती थी। वो इसलिए क्योंकि आपका दिमाग हमेशा शरारत में ही लगा रहता है, रीना ने आर्यन को चिढ़ाते हुए कहा कि वो उसकी हर एक सोच को अच्छी तरह समझती थी। हाँ सचमुच मेरी प्यारी शिक्षिका, जब भीतर इतना बड़ा खेल चल रहा था तो तुम वहां क्यों नहीं आई? आर्यन ने रीना की आंखों में झांकते हुए पूछा। मैं वहां नहीं आई क्योंकि मेरी अपनी कुछ योजनाएं थीं। जब हम यहां से वापस अपने घर लौटेंगे तब मैं तुम्हें अकेले में पूरी तरह से देख लूंगी। रीना ने अपने अंदाज में आर्यन को चुनौती दी कि वो घर लौटने के बाद उसे पूरा समय देगी। मैं उस पल का बड़े ही बेसब्री से इंतजार करूंगा। आर्यन ने रीना के इस वादे को सुनकर अपनी उत्सुकता व्यक्त की। रीना का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में आर्यन के सामने एक बहुत ही कामुक वादा कर दिया था। अब तुरंत यहां से जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए, रीना ने आर्यन को खुद से दूर धकेलते हुए वहां से जाने को कहा। ठीक है, मैं समझ गया, आर्यन मुस्कुराया और उसने रीना को उसके काम के लिए अकेला छोड़ दिया। रीना को थोड़ा तंग करने के बाद आर्यन इस नए भूभाग का मुआयना करने के लिए आसपास टहलने लगा। इसी दौरान उसकी नजर अचानक सानवी पर पड़ी, जो किनारे खड़ी होकर लगातार समुद्र की लहरों को निहार रही थी। यहां क्या बात हो रही है? आर्यन धीरे से सानवी के करीब पहुंचा। मैं यहां खड़े होकर अक्षदा की गतिविधियों पर नजर रख रही हूं, सानवी ने आर्यन को बताया कि वो दूर किनारे पर अकेली खड़ी अक्षदा को देख रही थी। ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी किसी की राह देख रही है। आर्यन ने अक्षदा की तरफ देखा। वो महिला अभी भी गहरे समुद्र की ओर टकटकी लगाए अपने साथियों का इंतजार कर रही थी। क्या इस बात की कोई संभावना है कि उसके कबीले के लोग इस भयानक तूफान में सुरक्षित बच पाए होंगे? सानवी ने इस विषय पर आर्यन की राय जानी। मैं इस बारे में पूरी तरह अनभिज्ञ हूं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वे लोग इस खतरनाक समुद्री रास्ते में जीवित बचे भी होंगे या नहीं, आर्यन ने अपनी शंका व्यक्त की। तो क्या हमें यहां से आगे बढ़ जाना चाहिए और उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? सानवी ने आर्यन से अगला कदम पूछा। क्यों ना हम यहां कुछ दिनों के लिए उसका इंतजार कर लें? वैसे भी यहां सुरक्षित जगह पर कुछ दिन और रुकने में कोई बुराई नहीं है, आर्यन ने सानवी को अपना विचार बताया। आर्यन साफ देख सकता था कि प्रिया, संध्या, शिवानी और यशिका की शारीरिक स्थिति अभी आगे बढ़ने के अनुकूल नहीं थी। उन्हें अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए अभी बहुत अधिक आराम की आवश्यकता थी, इसलिए यहां रुककर इंतजार करना सबसे सही निर्णय था। यदि यह आपका अंतिम फैसला है तो मैं पूरी तरह से आपकी इस बात का पालन करूंगी, सानवी ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा कि वो उसके हर एक निर्णय के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। अध्याय 2286। गोवर्धन का समूह आखिरकार आ ही गया। 3 दिन का समय बहुत तेजी से बीत गया। इन 3 दिनों के भीतर आर्यन में यहाँ कई बहुत ही दिलचस्प चीजें देखीं। उसने देखा कि कुछ और लोग भी तैरते हुए किनारे के करीब आ पहुंचे थे। उन लोगों की शारीरिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। वे पूरी तरह से घायल थे और उनके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वे इस खतरनाक समंदर के बीच एक भयानक जंग जीतकर किसी तरह जीवित बचे थे। वे लोग आखिर किस तरह के भयानक दौर से गुजरे होंगे जो उनकी ऐसी दुर्दशा हो गई है? कविता ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए गहरी चिंता व्यक्त की। वह साफ देख सकती थी कि हर कोई अत्यंत दयनीय स्थिति में था। वे सचमुच बहुत बुरी हालत में थे और शायद अपनी उम्मीद खो चुके थे। इस बात की पूरी संभावना है कि उन्होंने अभी अभी किसी बेहद भयानक आपदा का सामना किया है। निश्चित रूप से इसी वजह से उनकी ये हालत हुई है। आर्यन को पूरा विश्वास था कि ये लोग रास्ते में किसी अत्यंत शक्तिशाली समुद्री राक्षस और गगनचुंबी लहरों से टकराए थे। इस बार की ये यात्रा सचमुच बहुत असाधारण थी। कोई भी साधक अपने पूरे जीवन में इस खौफनाक सफर को कभी नहीं भूल पाएगा। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद आर्यन की ही तरह उन सभी लोगों ने भी अस्थायी रूप से अपने अपने तंबू लगा लिए थे। वे सभी अपने घावों को ठीक करना और अपने खोई हुई ऊर्जा को वापस पाना चाहते थे। इस अनजान द्वीप पर जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका था। इस समय अक्षदा अभी भी वहीं खड़ी इंतजार कर रही थी। वो अपने कबीले के उन साथियों के बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी चाहती थी जिनकी स्थिति के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था। वे लोग सुरक्षित होंगे या नहीं, अक्षदा खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी। इस असीम और फैले हुए महासागर के बीच खोए हुए लोगों को ढूंढ पाना बेहद कठिन काम था। उनकी तलाश करना इस समय सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक था। यहाँ रुके हुए कई दिन बीत चुके हैं।
क्या तुम्हारा अभी भी यहीं रुकने का इरादा है या फिर तुम हमारे साथ आगे बढ़ना चाहोगी? आर्यन ने अक्षदा के पास जाकर बहुत ही सौम्य आवाज में उससे पूछा। आर्यन ने आगे बढ़कर अक्षदा के ऊपर एक सुंदर छाता तान दिया ताकि उसे तेज धूप और गर्मी का सामना न करना पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बस थोड़ी देर और देखना चाहती हूँ। अक्षदा ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा कि वो कुछ समय और इंतजार करेगी। यदि फिर भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला तो वो उम्मीद छोड़ देगी और आर्यन के साथ ही आगे के सफर पर निकल पड़ेगी। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रुककर इंतजार करूंगा, आर्यन ने अक्षदा से कहा कि वो उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला था। आप भला ऐसा क्यों कर रहे हैं? अक्षदा ने अचरज से आर्यन से पूछा। वो जानती थी कि आर्यन को यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी और वो अपनी महिलाओं के साथ कभी भी जा सकता था, लेकिन फिर भी वो उसके लिए इस खतरनाक जगह पर रुका हुआ था। मैं तुम्हारे जैसी एक अकेली युवती को इस तरह असुरक्षित नहीं छोड़ सकता। ये स्थान खतरों से भरा हुआ है। यदि तुम यहाँ बहुत अधिक समय तक अकेली रही तो तुम्हारे जीवन पर संकट आ सकता है, आर्यन ने अक्षदा की आंखों में देखते हुए अपने रुकने का कारण बताया। अक्षदा का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। आर्यन की इन परवाह भरी बातों को सुनकर वो भीतर तक सिहर उठी। न जाने क्यों आर्यन के ठीक सामने होने पर वो खुद को बहुत ज्यादा संकुचित महसूस करने लगी थी। ऐसा एहसास अक्षदा को अपने पूरे जीवन में कभी नहीं हुआ था। आर्यन वहीं किनारे पर बैठ गया और अक्षदा को उसका मानसिक समय देने लगा। ये बहुत अच्छी बात थी कि सानवी और बाकी सभी महिलाओं ने आर्यन के इस फैसले को सहर्ष स्वीकार कर लिया था, इसलिए आर्यन को इस बात की कोई चिंता नहीं थी और वो आराम से अक्षदा के साथ खड़ा रह सकता था। अब वहां की क्या स्थिति है? प्रिया ने तंबू से बाहर आकर आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि अक्षदा उनके साथ चलने के लिए तैयार हुई या नहीं। उसने अपने साथियों के लिए थोड़ा और समय मांगा है, आर्यन ने प्रिया को पूरी स्थिति से अवगत कराया। यदि ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं, प्रिया ने बहुत ही समझदारी से सिर हिलाया। वो इस बात को अच्छी तरह समझती थी और इसे स्वीकार करने के लिए तैयार थी। हम कुछ देर और रुक जाते हैं, वैसे भी थोड़ा और रुकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर दूसरे कबीलों के समूह भी अभी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। वे सभी इसी सुरक्षित स्थान पर डेरा डाले हुए हैं क्योंकि इस द्वीप का ये हिस्सा बाकी क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक सुरक्षित है। प्रिया ने आसपास का जायजा लेते हुए आर्यन से कहा। वे लोग आगे बढ़ने से डर रहे हैं और मैं इसका मुख्य कारण अच्छी तरह जानता हूं। वे सभी वास्तव में इस समय गोवर्धन के शक्तिशाली समूह के यहां पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। आर्यन में आसपास की हलचल को देखकर सटीक अनुमान लगाया। क्या वे लोग इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली समूहों में से एक नहीं हैं? लेकिन देखना यह है कि वे इस महाविनाशकारी तूफान में सुरक्षित बच पाए हैं या नहीं। प्रिया ये जानने के लिए काफी उत्सुक थी कि गोवर्धन का समूह जीवित बचा है या नहीं, क्योंकि ये समंदर किसी के लिए भी दयालु नहीं था। उनकी असीम शक्ति को देखते हुए मुझे लगता है कि उनके बचने की संभावना लगभग 50% है और यही बात अक्षता के कबीले पर भी लागू होती है। आर्यन ने दोनों समूहों की ताकत का आकलन करते हुए अपनी राय दी। 50% की संभावना वास्तव में एक बहुत बड़ा अवसर है। इतनी मजबूत स्थिति के साथ उन्हें निश्चित रूप से अब तक यहां आ जाना चाहिए था। प्रिया ने कहा कि अगर वे सुरक्षित हैं तो बहुत जल्द दिखाई दे देंगे। एक और दिन का समय बहुत तेजी से बीत गया। अक्षदा के मन से अब धीरे धीरे उम्मीद की आखिरी किरण भी गायब होने लगी थी और वो इस कड़वे सच को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। इन पिछले कुछ दिनों के दौरान किसी भी दूसरे समूह के साधक ने अक्षदा के करीब आने का साहस नहीं किया था। वे सभी इस बात से बुरी तरह डरे हुए थे कि यदि उन्होंने कोई भी गलत हरकत की तो ये शक्तिशाली महिला अपनी तलवार से उनके टुकड़े कर देगी। इसी डर के कारण सभी समूहों ने अक्षदा से एक निश्चित दूरी बनाए रखना ही सबसे बेहतर समझा था। आर्यन ही एक ऐसा निडर व्यक्ति था जो बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास जाता था। वो अकेला था जो अक्षदा से बिल्कुल सामान्य रूप से बातचीत कर रहा था। जरा उस तरफ देखो, गोवर्धन का समूह आखिरकार यहां पहुंच ही गया। अचानक किनारे पर मौजूद सभी समूहों के लोगों की नजरें गोवर्धन के विशाल जहाज पर टिक गईं। उन्होंने देखा कि गोवर्धन और उसके कबीले के मुख्य लोग इस भयानक यात्रा में जीवित बचने में सफल हुए थे और उनका जहाज बहुत जल्द मुख्य भूमि के किनारे पर लगने वाला था। वे आखिरकार यहां आ ही गए। आर्यन ने दूर से आते हुए उस जहाज को देखा जो अब किनारे से टकराने वाला था। गोवर्धन के समूह की हालत बहुत ज्यादा खस्ता लग रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके राजसी वस्त्र पूरी तरह से फटे हुए थे। इसे देखकर साफ पता चलता था कि रास्ते में उनका सामना किसी बेहद खौफनाक परिस्थिति से हुआ था। आर्यन उन्हें इस हालत में देखकर धीरे से मुस्कुराया। ऐसा लगा कि शक्तिशाली होने के बाद भी उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था और उन्होंने अपने कई महत्वपूर्ण साथियों को खो दिया था। इस जानलेवा समंदर के बीच हर एक समूह ने अपने प्रिय साथियों को खोया था। इस असीम पानी में उन्हें ढूंढ पाना पूरी तरह असंभव था और अब उन सभी को इस क्रूर नियति को भारी मन से स्वीकार करना ही था। गोवर्धन और उसके साथी बेहद थके हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बहुत ही कठिन और दर्दनाक दिन काटे थे। इस यात्रा को उन सभी के जीवन का सबसे बड़ा टॉर्चर कहा जा सकता है। वे शारीरिक रूप से टूटने के साथ साथ मानसिक रूप से भी पूरी तरह से पस्त हो चुके थे, इसलिए उनकी ऐसी दयनीय स्थिति होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। गोवर्धन के आने के बाद बचे हुए कुछ और जहाज़ों को भी किनारे से बांध दिया गया।
जो जहाज यहां नहीं पहुंच पाए थे उनके साथ केवल दो ही बातें हो सकती थीं। या तो वे गहरे पानी में डूब चुके थे या फिर विशाल समुद्री राक्षसों ने उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया था। अब इस बात को यहीं छोड़ दो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे कबीले के लोग यहाँ नहीं हैं। आर्यन ने बहुत ही शांत स्वर में अक्षदा से कहा कि अब और इंतजार करने का कोई फायदा नहीं था और उसके साथ ही शायद अब कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। अक्षदा ने नम आंखों से आर्यन की तरफ देखा। ऐसा लगा कि आर्यन जो कुछ भी कह रहा था वही अंतिम सत्य था। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, अक्षदा ने भारी मन से फैसला करते हुए कहा कि वो अब आर्यन के समूह में शामिल होगी। ओह, क्या ये यहाँ अकेली खड़ी कुमारी अक्षदा नहीं है? वैसे आपके समूह के बाकी सदस्य इस समय कहाँ गायब हैं? क्या वे सभी इस गहरे समंदर में हमेशा के लिए डूब गए? ऐसा ही लग रहा है। गोवर्धन ने जहाज से उतरते ही अक्षदा को अकेले देखकर बेहद तंज भरे लहजे में कहा, गोवर्धन, अपनी इस गंदी जुबान को जरा काबू में रखो और सोच समझकर बात करो। अक्षदा ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए गुस्से में कहा कि वो अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों की मर्यादा बनाए रखे। मैं तो केवल यहाँ की कड़वी सच्चाई बयान कर रहा हूं, तुम्हें इस बात को जितनी जल्दी हो सके स्वीकार कर लेना चाहिए। गोवर्धन ने अहंकारी मुस्कान के साथ अक्षदा को उकसाने की कोशिश की। अक्षदा ने गुस्से में अपने दांत बीचे। गोवर्धन की ये घटिया और संवेदनहीन बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अब शांत हो जाओ, उसकी इन बकवास बातों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्यन ने तुरंत अक्षदा के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा कि वो गोवर्धन के इन ओछे शब्दों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दे। आर्यन अक्षदा के गुस्से को शांत करने में पूरी तरह सफल रहा। उसकी बातों के जादू ने अक्षदा के भीतर बढ़ते आक्रोश को थाम लिया और वो शांत होकर आर्यन की बात मानने के लिए तैयार हो गई। अध्याय 2287। गोवर्धन ने आर्यन को चुनौती दी। गोवर्धन ये देखकर बेहद हैरान था कि आर्यन ने अक्षदा को इतनी आसानी से अपनी बात मानने के लिए राजी कर लिया था, क्योंकि अक्षदा जैसी स्वाभिमानी महिला का किसी बाहरी या अजनबी व्यक्ति की बात सुनना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये व्यक्ति आखिर कौन है जो अक्षदा को इस तरह शांत करने में सक्षम रहा? इसके पीछे क्या राज है? गोवर्धन आर्यन की इस काबिलियत के पीछे का कारण जानना चाहता था। गोवर्धन का इस बात को लेकर उत्सुक होना स्वाभाविक था, क्योंकि वो देख रहा था कि आर्यन के साथ न केवल कई खूबसूरत देवियां मौजूद थीं, बल्कि उसने इस अहंकारी और ठंडे स्वभाव वाली अक्षदा को भी अपने पक्ष में कर लिया था। अरे तुम, जरा 1 मिनट रुको। गोवर्धन ने आगे बढ़ते हुए आर्यन को उसी स्थान पर रुकने का इशारा किया। क्या बात है? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? आर्यन ने मुड़कर गोवर्धन से पूछा। तुम अभी भी मुझसे ही पूछ रहे हो? ये बिल्कुल साफ है कि मुझे तुमसे ही काम है, गोवर्धन ने सीधे शब्दों में आर्यन से कहा। वो क्या काम है? मेरे पास तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी फालतू समय नहीं है, आर्यन ने 2 टूक शब्दों में गोवर्धन को जवाब दिया कि उसके पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। गोवर्धन ने अपनी भौहें से कोड़ी। वो आर्यन के इस बेबाक रवैये से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। आर्यन के इन शब्दों ने यह साबित कर दिया था कि वो गोवर्धन से टकराने से बिल्कुल नहीं डरता। बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि तुम सचमुच मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हो। अगर ऐसी बात है तो मैं भी अब खुद को नहीं रोकूंगा, गोवर्धन ने कठोर लहजे में कहा। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? आर्यन ने शांति से पूछा। क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं तुम जैसे घमंडी इंसान को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता हूं, गोवर्धन ने अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन किस लिए? आर्यन ने उसके इस गुस्से का असली कारण जानना चाहा। तुम अभी भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। तुमने हमारे कबीले के एक महत्वपूर्ण साधक को गहरी मुसीबत में डाला है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपने किए की सजा भुगतो, गोवर्धन ने उस पुरानी बात का बदला लेने की बात कही। क्या सचमुच ऐसा है? पर क्या तुम मुझे सजा देने के काबिल भी हो? आर्यन ने गोवर्धन की क्षमता पर संदेह जताते हुए कहा। मुझे कमजोर समझने की भूल बिल्कुल मत करना। मैं उस पिछले साधक की तुलना में कई गुना ज्यादा अधिक शक्तिशाली हूं, गोवर्धन ने गर्व से अपनी ताकत का बखान किया। ये सच कह रहा है, ये सचमुच एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है। अक्षदा ने तुरंत आर्यन के करीब आकर उसे सचेत किया कि गोवर्धन को हल्के में न लिया जाए। भले ये कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, क्या मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है? आर्यन ने बहुत ही बेपरवाह अंदाज में कहा कि उसे गोवर्धन की ताकत की कोई परवाह नहीं थी। आर्यन का ये बेरुखा लहजा गोवर्धन को भीतर तक चुभ गया। आज तक किसी भी साधक में उसके सामने इस तरह की बातें करने का साहस नहीं हुआ था, क्योंकि वो हमेशा सत्ता और सम्मान के बीच जिया था। बहुत बढ़िया, तुम्हारी ये बहादुरी तारीफ के काबिल है। अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारी हर एक चीज पर कब्जा कर लूंगा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे आसपास कई अत्यंत रूपवान महिलाएं हैं, गोवर्धन ने अपनी गंदी नजरें आर्यन की महिलाओं पर टिकाते हुए कहा। गोवर्धन अब अक्षदा से ज्यादा आर्यन की महिलाओं की सुंदरता की ओर आकर्षित हो रहा था। प्राचीन कबीलों के बीच आपसी संबंध पहले से ही खराब थे, इसलिए उनका आपस में एकजुट होना असंभव था।
तुम सचमुच बहुत ज्यादा अहंकारी और लालची हो। तुम्हारी यही गंदी सोच तुम्हें इस सुनसान जगह पर बहुत भारी पड़ने वाली है। आर्यन ने गोवर्धन को चेतावनी दी। क्या मुझे इस बात की कोई परवाह है? मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं बस उसे हासिल कर लेता हूं जिसे मैं चाहता हूं। गोवर्धन ने घमंड से हंसते हुए अपनी स्पेस रिंग से एक बेहद लंबी तलवार बाहर निकाली, जिसकी लंबाई लगभग 3 मीटर थी। क्या तुम तैयार हो? ये जगह आज तुम्हारी कब्र बनने वाली है, गोवर्धन ने अपनी लंबी तलवार तानते हुए कहा। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। अक्षदा तुरंत गोवर्धन के सामने आ गई। वो अपनी मदद करने वाले आर्यन पर कोई भी आंच नहीं आने देना चाहती थी। तुम मेरे रास्ते का रोड़ा बन रही हो, तुरंत यहां से हट जाओ और मेरे और इसके बीच के मामले में दखल मत दो, गोवर्धन ने अक्षदा को डांटते हुए पीछे हटने को कहा। यदि तुम्हें आर्यन तक पहुंचना है तो पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा, अक्षदा ने गोवर्धन को ललकारा। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारे ऊपर भी कोई दया नहीं दिखाऊंगा। गोवर्धन अक्षदा से भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। जरा रुको, इस इंसान से मुझे खुद निपटने दो, आर्यन ने अक्षदा का हाथ पकड़कर पीछे किया और कहा कि वो इस मामले को खुद सुलझाएगा। ये एक बहुत ही कठिन और मजबूत प्रतिद्वंदी है। अक्षदा ने दोबारा आर्यन को सावधान करने की कोशिश की। मैं इसे बहुत आराम से संभाल सकता हूं, तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आर्यन ने अक्षदा को भरोसा दिलाया कि वो इस समस्या को चुटकियों में हल कर देगा। आर्यन आगे बढ़ा और उसने गोवर्धन का सामना करने के लिए अपनी प्रसिद्ध ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड बाहर निकाल ली। काली तलवार की चमक के साथ वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो तुमने आखिरकार मुझसे लड़ने का फैसला कर ही लिया, ये बहुत अच्छी बात है। अब मुझे निराश मत करना, गोवर्धन ने आर्यन की तलवार को देखकर कहा। मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा, बल्कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें आज वो भयानक दर्द मिले जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, आर्यन ने ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड को अपने हाथ में घुमाते हुए कहा। ये देखना सचमुच बहुत दिलचस्प होगा। तुम में कितनी ताकत है ये अभी पता चल जाएगा, गोवर्धन ने हंसते हुए कहा। मेरे हाथ में मौजूद ये एक ही तलवार तुम्हारी इस अकड़ को खत्म करने के लिए काफी है, आर्यन ने सीधे उसकी छाती की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुमने अभी जो कुछ कहा, क्या मैंने उसे सुनने में कोई गलती की है? गोवर्धन को अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उसे आर्यन की बातें मजाक लग रही थीं। तुमने बिल्कुल सही सुना है, मैं आज तुम्हारे दोनों पैर तोड़कर यहीं जमीन पर रेंगने के लिए छोड़ दूंगा, आर्यन ने शांत आवाज में अपना इरादा साफ कर दिया। तो फिर सबसे पहले मैं ही तुम्हारा काम तमाम करता हूं, गोवर्धन ने चिल्लाते हुए अपनी 3 मीटर लंबी तलवार से आर्यन पर सीधा और बेहद तेज हमला किया। गोवर्धन ने अपनी तलवार को पूरी ताकत से घुमाया। उसका सीधा निशाना आर्यन की गर्दन को धड़ से अलग करने का था। गोवर्धन की तलवार की गति असाधारण रूप से तेज थी। देखते ही देखते वो आर्यन की गर्दन से महज कुछ इंच की दूरी पर पहुंच गई। जब तलवार आर्यन के सिर से सिर्फ 2 इंच दूर थी, आर्यन ने फुर्ती से अपने कदम थोड़े पीछे हटाए। उसने अपनी हल्की और बिना आवाज वाली फुटवर्क तकनीक का उपयोग करके गोवर्धन के उस घातक वार को बेहद आसानी से हवा में उड़ा दिया। ये पूरी तरह असंभव है, ये कैसे हो सकता है? गोवर्धन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसका ये वार इतना सटीक था कि किसी भी सामान्य साधक की गर्दन पलक झपकने में कट जाती। तुम्हारी इस तलवार की गति बहुत ज्यादा धीमी है, आर्यन ने दूरी बनाते हुए तंज कसा। कमीने, ये तो बस शुरुआत थी। मेरे पास तुम जैसे मामूली इंसान को खत्म करने के लिए अभी बहुत से घातक और जानलेवा हमले बाकी हैं, गोवर्धन ने गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा कि वो अपनी सारी चालें युद्ध की शुरुआत में ही खत्म करने वाला मूर्ख नहीं है। तो फिर तुम अपनी वे चालें मुझे दिखाते क्यों नहीं? मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम सचमुच लड़ना जानते हो या सिर्फ यहां खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हो, आर्यन ने उसे और उकसाया। गोवर्धन इस बात से पूरी तरह भड़क गया। सच तो ये था कि वो किसी भी कीमत पर आर्यन को खुद से ऊपर नहीं देख सकता था। तुम बहुत जल्द इस बात के लिए पछताओगे कि तुमने मुझ जैसे एक बेहद शक्तिशाली और महान युवा मास्टर को चुनौती देने का दुस्साहस किया है, गोवर्धन ने गुस्से से लाल होते हुए अपनी तलवार को दोबारा कसकर पकड़ लिया। अध्याय 2288 दुश्मन का पैर काट दिया। बेहद शक्तिशाली। क्या ये कभी बाहरी दुनिया में घूमने नहीं गया? ये तो बस बड़ी बड़ी बातें करना जानता है। आर्यन में गोवर्धन को देखकर मन ही मन सोचा कि वह केवल डींगे हाँकने वाला एक मूर्ख युवक था। मुझे नहीं लगता कि वह सिर्फ डींगे हाँक रहा है। उसे शायद अभी बाहरी दुनिया के असली सच का ज्ञान नहीं है और वो किसी अमीर कबीले के लाडले मास्टर की तरह बिगड़ा हुआ है। अवनी ने आर्यन से संपर्क कर कहा कि गोवर्धन का ऐसा व्यवहार होना कोई अचरज की बात नहीं थी। तो फिर चलो देखते हैं कि ये लड़का क्या कर सकता है। सच कहूं तो मैं भी प्राचीन कबीले की वास्तविक शक्ति को करीब से परखना चाहता हूं कि उनमें सचमुच दम है या ये सब सिर्फ एक दिखावा है। आर्यन ने अपनी उत्सुकता दिखाई। मुझे उम्मीद है कि तुम निराश नहीं होगे, पर सामने खड़े इस योद्धा को देखकर लगता है कि इसके पास असली हुनर की थोड़ी कमी है, अवनी ने अपनी राय दी। इसे चखो। अग्नि प्रहार।
गोवर्धन ने चिल्लाते हुए अपनी तलवार से आर्यन पर एक बेहद शक्तिशाली आग की लपटों से भरा वार किया। आर्यन ने बिना किसी डर के अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उस भयंकर आग के प्रहार को अपने खाली हाथों से ही हवा में रोक लिया। तुम्हारे हाथ अभी पूरी तरह राख हो जाएंगे। गोवर्धन आर्यन की इस मूर्खता पर मन ही मन बेहद खुश हुआ कि उसका ये वार आर्यन के हाथों को तबाह कर देगा। अक्षदा तुरंत आर्यन की मदद के लिए आगे बढ़ने लगी। वो नहीं चाहती थी कि गोवर्धन के इस घातक हमले से आर्यन को कोई गंभीर नुकसान पहुंचे। एक जोरदार खनक की आवाज हुई और गोवर्धन का वो भीषण अग्नि प्रहार आर्यन की हथेली से टकराकर वहीं थम गया। आर्यन ने बिना किसी ढाल के उस प्रहार को बेहद आसानी से रोके रखा था। आर्यन ने अपनी उंगलियों से एक हल्की सी चुटकी बजाई और देखते ही देखते गोवर्धन के उस पूरे हमले को वहीं पर चकनाचूर कर दिया। गोवर्धन और अक्षदा ये नज़ारा देखकर पूरी तरह सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों के सामने घटित हुई इस घटना पर विश्वास करना नामुमकिन लग रहा था। ये पूरी तरह असंभव है। कोई भी साधारण साधक मेरे इस प्रहार को खाली हाथ से नष्ट नहीं कर सकता। तुम भला इसे कैसे सह गए? गोवर्धन की घबराहट साफ झलक रही थी। क्या तुमने पहले कभी किसी ऐसे योद्धा को नहीं देखा जो तुम्हारे इन मामूली हमलों को झेलने की ताकत रखता हो? आर्यन ने मुस्कुराते हुए गोवर्धन से पूछा। गोवर्धन ने गुस्से में अपने दांत भींचे। उसे लगा कि ये सब जरूर आर्यन द्वारा रचा गया कोई भ्रम या मायाजाल है। मुझे डरना नहीं है और ना ही अपना हौसला खोना है। गोवर्धन ने खुद को मानसिक रूप से मजबूत करने की कोशिश की। वह किसी भी कीमत पर अपना मनोबल टूटने नहीं देना चाहता था। वज्र तलवार। गोवर्धन ने आर्यन को हराने के लिए एक नया तरीका अपनाया और अपनी पूरी तलवार को कड़कती हुई बिजली की ऊर्जा से भर दिया। गोवर्धन के पैरों के आसपास भी तेज बिजली दौड़ने लगी। साफ था कि वो अब आर्यन को अपनी गति से मात देने की योजना बना रहा था। पूरी तरह ध्यान लगाओ, मैं इस एक वार से इसके शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगा। गोवर्धन ने खुद को एकाग्र किया और वार के लिए सही पल का इंतजार करने लगा। इस बार मैं तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। गोवर्धन ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा। तुम खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हो और कभी कभी हद से ज्यादा आत्मविश्वास इंसान को ले डूबता है। आर्यन ने उसे शांत स्वर में समझाया। चुप रहो, मुझे तुम्हारी ये बकवास बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। गोवर्धन ने चिल्लाते हुए कहा। जैसी तुम्हारी इच्छा, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। कुछ खोने के लिए तैयार रहो। आर्यन ने ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लिया। आर्यन और गोवर्धन दोनों के चेहरे पर अब गहरी गंभीरता थी। वे दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने के लिए बिल्कुल सही मौके की तलाश में थे। आर्यन चुपचाप अपनी जगह खड़ा रहा, जबकि गोवर्धन भी तुरंत आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब गोवर्धन ने खुद आगे बढ़कर हमला नहीं किया तो आर्यन ने खुद पहल करने का फैसला किया और अपनी काली तलवार लेकर गोवर्धन की तरफ तेजी से बढ़ा। ये तो मेरे लिए बहुत फायदे की बात हो गई। गोवर्धन मन ही मन खुश हुआ, क्योंकि उसकी 3 मीटर लंबी तलवार को युद्ध में दूरी का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला था। इस लंबी तलवार की बदौलत गोवर्धन का हमला करने का दायरा बहुत बड़ा था। वह दूर खड़े रहकर भी आर्यन को आसानी से अपना निशाना बना सकता था। आर्यन इस बात को अच्छी तरह भांप चुका था और वो उसके हर पलटवार का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार था। अब तुम नहीं बचोगे। गोवर्धन ने अपनी तलवार को एक विशेष कोण पर घुमाया ताकि आर्यन के बचने का कोई रास्ता न रहे। काल दृष्टि। आर्यन ने तुरंत अपनी काल दृष्टि की दिव्य क्षमता का उपयोग किया, जिससे उसे एक पल के भीतर ही ये साफ दिख गया कि गोवर्धन भविष्य में किस दिशा से हमला करने वाला है। मुझे सब दिख गया है। आर्यन मुस्कुराया और काल दृष्टि की मदद से गोवर्धन की अगली चाल को पहले ही समझकर वह तुरंत नीचे की ओर झुक गया, जो कि गोवर्धन की तलवार की पहुंच से बाहर का हिस्सा था। कमीने, ये अचानक नीचे कैसे झुक गया? गोवर्धन को इस बात का अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने हवा में ही अपनी तलवार का रुख नीचे की तरफ मोड़ने की कोशिश की। जैसे ही गोवर्धन ने अपनी तलवार को नीचे की ओर घुमाया, आर्यन बहुत फुर्ती से दाईं ओर हट गया और हवा में उछलकर उसने गोवर्धन के पैर पर एक सटीक और जोरदार प्रहार किया। आर्यन की तलवार का वो तीखा वार सीधे गोवर्धन के दाहिने पैर पर लगा। हमला इतना सटीक था कि गोवर्धन का दाहिना पैर कटकर धड़ से अलग हो गया। एक दर्दनाक चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। गोवर्धन असहनीय दर्द से तलपते हुए वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। कमीने, तुम्हारी ये हिम्मत! गोवर्धन ने दर्द के मारे जमीन पर लौटते हुए अपने कबीले के लोगों को आवाज दी कि कोई आगे आए और उसकी मदद करे। वह दर्द के मारे किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगा था। आसपास मौजूद अन्य कबीलों के लोग ये देखकर पूरी तरह अवाक थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस लड़ाई का ऐसा खौफनाक अंत होगा। आर्यन ने गोवर्धन जैसे शक्तिशाली मास्टर को इतनी आसानी से हरा दिया था। इसे अपने कर्मों का फल समझो। गोवर्धन को हराने के बाद आर्यन ने अक्षदा को अपने साथ लिया और वहां से आगे बढ़ गया। अक्षदा अभी भी पूरी तरह हैरान थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आर्यन ने सचमुच गोवर्धन के पैर के टुकड़े कर दिए थे।
जब आर्यन और अक्षदा उस स्थान से चले गए तब गोवर्धन के कबीले के लोग दौड़कर उसके पास आए और उसके घावों का उपचार करने लगे, क्योंकि अगर गोवर्धन को कुछ हो जाता तो उन सभी को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता। आर्यन अपने शिविर में वापस लौट आया। उसने गोवर्धन को धूल चटाकर एक शानदार जीत हासिल की थी। तुमने आज बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। वह व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है और वो निश्चित रूप से तुमसे इस बात का बदला लेने की कोशिश करेगा। अक्षदा ने आर्यन के पास आकर अपनी चिंता व्यक्त की। यदि उसमें अभी भी मुझसे टकराने की हिम्मत बची है तो अगली बार वह इस दुनिया का उजाला देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा, आर्यन ने साफ शब्दों में कहा। गोवर्धन के पीछे एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली कबीला खड़ा है। भले ही वह खुद इतना मजबूत न हो, लेकिन उसकी रक्षा करने वाले लोग अत्यंत खतरनाक हैं। अक्षदा ने आर्यन को पूरी सच्चाई बताई। तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी मुसीबत आएगी उसे मैं खुद देख लूंगा। आर्यन ने अक्षदा को आश्वस्त किया कि वो गोवर्धन के मामले को अकेले ही सुलझाने में सक्षम है। गोवर्धन की गंदी नजरें प्रिया पर थीं और एक सच्चे मनुष्य के नाते आर्यन अपनी महिलाओं की तरफ उठने वाली किसी भी बुरी नजर को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं तो बस तुम्हें आने वाले खतरे से आगाह कर रही थी। उम्मीद है तुम मेरी इस बात का ध्यान रखोगे, अक्षदा ने कहा। मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा, आर्यन ने अक्षदा की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। अध्याय 2289 अनुश्री। ये तो बहुत अच्छी बात है। अक्षदा आर्यन द्वारा दिए गए इस भरोसेमंद जवाब से काफी खुश थी और उसे आंतरिक संतोष मिला। क्या आप लोगों की बातें खत्म हो गई हैं? मैं देख रही हूं कि क्या आप यहां फिर से किसी से उलझने की तैयारी कर रही हैं? सानवी ने आर्यन के पास आकर चुटकी ली। सब खत्म हो गया। वो तो बस एक छोटा सा गुंडा था जो अपनी बकवास बातों से तुम लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे रास्ते से हटाना बेहद आसान था। आर्यन ने बहुत ही शांत भाव से कहा कि उसने उस छोटे उपद्रवी को सबक सिखा दिया है। तो फिर चलो हम सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सानवी ने आर्यन और बाकी सभी को अपने साथ लेकर आगे के सफर पर चलने का इशारा किया। सभी इस बात पर पूरी तरह सहमत हो गए। वे चुपचाप सानवी के पीछे पीछे चलने लगे और अब सानवी ही उन सभी के लिए आगे का रास्ता तय कर रही थी। सानवी इस अनजान रास्ते पर कबीले की मार्गदर्शिका बनी हुई थी। वे सभी आगे बढ़ते हुए आसपास मौजूद कई विशाल पहाड़ों के बीच से गुजरने लगे। ये जगह कितनी ज्यादा विशाल है। लगभग कितने पहाड़ मौजूद होंगे यहाँ आसपास? ऐश्वर्या ने जब दूर तक नजर दौड़ाई तो उसे चारों तरफ केवल ऊंचे ऊंचे और बड़े पहाड़ ही दिखाई दिए। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें गिन पाना नामुमकिन था। इन पहाड़ों के भीतर काफी मात्रा में प्रोफाउंड क्रिस्टल दबे हुए हैं। आर्यन ने पहाड़ों की बनावट को देखते हुए कहा कि यहाँ प्रोफाउंड क्रिस्टल मौजूद हैं। हालांकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर इन सभी पहाड़ों में खुदाई की जाए तो उन्हें एक बहुत बड़ा खजाना मिल सकता है। यहाँ कुल मिलाकर कितने क्रिस्टल हो सकते हैं? ऐश्वर्या ने आर्यन की बात सुनकर उनके सटीक आंकड़े के बारे में जानना चाहा। इनकी संख्या इतनी अधिक भी नहीं है कि हम अपना सफर रोककर यहाँ खुदाई करने बैठें। इसमें हमारा बहुत सा समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम अपने सफर को बिना रुके जारी रखें। आर्यन ने ऐश्वर्या को समझाया कि खुदाई के चक्कर में वक्त गंवाना समझदारी नहीं होगी। ठीक है, मैं समझ गई। ऐश्वर्या ने सिर हिलाया और उसने आगे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि आर्यन ने उसकी शंका का पूरी तरह समाधान कर दिया था। इस पूरे इलाके के आसपास कोई भी समुद्री राक्षस या जंगली जीव मौजूद नहीं है। क्या ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? आर्यन ने गौर किया कि चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ये जगह सचमुच बहुत ज्यादा साफ सुथरी थी। उन्हें दूर दूर तक किसी भी जानवर या जादुई जीव का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ का माहौल असाधारण रूप से शांत है। हमें उड़ते हुए पूरा 1 घंटा बीत गया है, लेकिन रास्ते में एक भी राक्षस या जादुई जीव हमसे नहीं टकराया। प्रिया ने भी आर्यन की इस बात का पूरी तरह समर्थन किया। इस 1 घंटे के सफर के दौरान सब कुछ बेहद शांत और स्थिर बना रहा। ऐसा लग रहा था कि इस वीरान जगह पर कोई भी जीवित प्राणी वास नहीं करता था। वहां केवल एक गहरी नीरवता थी जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। अगर उनका अपना समूह यहाँ न होता तो ये पूरा क्षेत्र पूरी तरह से निर्जन और सुनसान नजर आता। आर्यन ने तुरंत अपनी गॉड आइज की दिव्य दृष्टि का उपयोग किया। उसने हर एक कोने और पहाड़ों की गहराइयों को खंगालना शुरू कर दिया ताकि आसपास छिपी हुई किसी भी चीज का पता लगाया जा सके, लेकिन आर्यन को कुछ भी हाथ नहीं लगा। क्या ये कोई सुरक्षित क्षेत्र या उसी तरह की कोई जगह है? आर्यन ये जानना चाहता था कि क्या इस द्वीप पर कोई ऐसा सुरक्षा घेरा बना हुआ है जिसकी वजह से यहाँ राक्षसों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। खैर, जो भी हो, ये हमारे लिए अच्छा ही है। हम बिना किसी बाधा के इस यात्रा को बहुत तेजी से पूरा कर सकते हैं। आर्यन ने अपनी गति बढ़ाते हुए कहा कि वे इस शांति का लाभ उठाकर आगे बढ़ सकते हैं। सभी ने आर्यन की बात का समर्थन किया और वे पहले से भी कहीं अधिक तेजी से हवा में उड़ने लगे। वे लगातार आगे की ओर उड़ान भरते रहे। देखते ही
ही देखते उन्होंने अपने आसपास के हजारों पहाड़ों को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें इस रास्ते का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा है कि इस जगह का कोई अंत ही नहीं है। ये क्षेत्र उम्मीद से कहीं ज्यादा फैला हुआ था और वे इसके आखिरी छोर को नहीं देख पा रहे थे। जरा एक पल के लिए यहीं रुक जाओ, आर्यन ने अचानक हवा में हाथ उठाकर सभी को रुकने का आदेश दिया। क्या हुआ? प्रिया ने अचरज से आर्यन की तरफ देखा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन ने अचानक उन सभी को इस तरह बीच रास्ते में क्यों रोक दिया है। सामने की तरफ कोई छिपी हुई शक्ति मौजूद है, आर्यन ने नजरें सामने जमे घने कोहरे पर टिकाते हुए कहा। वहां आखिर क्या है? अक्षदा ने पूछा। वो खुद इतनी शक्तिशाली योद्धा होने के बावजूद उस चीज को महसूस नहीं कर पा रही थी जिसे आर्यन ने भांप लिया था। तुम जो कोई भी हो, अब इस तरह छिपने का नाटक बंद करो और तुरंत हमारे सामने आओ। आर्यन ने उस अज्ञात दिशा की तरफ देखते हुए ऊंचे स्वर में कहा कि वो अपनी पहचान छुपाना बंद करे। ओह, तो तुमने आखिरकार मुझे ढूंढ ही लिया। ये देखना सचमुच काफी दिलचस्प है कि कोई मेरी इस अचूक मौजूदगी का पता लगाने में सक्षम रहा। सामने से एक बहुत ही सुरीली लेकिन तीखी आवाज गूंजी। ये आवाज ठीक सामने फैले हुए उस घने और गहरे कोहरे के पीछे से आ रही थी। अब जाकर सभी महिलाओं को पूरी बात समझ में आई कि सामने सचमुच कोई मौजूद था जिसे वे अपनी कम क्षमता के कारण महसूस नहीं कर पा रही थी। अगर आर्यन ने उन्हें समय पर सचेत न किया होता तो वे कभी भी सामने वाले की मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगा पाती। क्या इस तरह के वीरान और खौफनाक स्थान पर भी इंसान रहते हैं? प्रिया को इस बात की उम्मीद थी कि शायद यहाँ कोई मानव सभ्यता वास करती हो। नहीं, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इसकी ऊर्जा और इसका अस्तित्व हमसे कहीं ज्यादा अलग और शक्तिशाली है। आर्यन ने प्रिया की शंका को दूर किया। तो फिर ये कौन सी बला है? प्रिया ने दोबारा पूछा। मुझे अभी इस जीव के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, आर्यन ने अपनी अनभिज्ञता जताई। पंखों वाली वो स्त्री, वो कोई दानव है या फिर कोई अप्सरा? अवनी ने दिव्य चेतना से आर्यन को सूचित किया कि कोहरे के पीछे पंखों वाली कोई आकृति छिपी हुई है। मैं अभी सच का पता लगा लेता हूं, मैं उसे खुद बाहर आने पर मजबूर कर दूंगा, आर्यन ने अवनी से कहा। आर्यन ने तुरंत अपने भीतर से वायु नस की असीम शक्ति को मुक्त किया। उसने एक बहुत ही शक्तिशाली हवा का बवंडर पैदा किया जिसने आसपास के सारे घने कोहरे को एक पल में उड़ा दिया और एक बड़ा वायु गुंबद बनाकर उस छिपी हुई स्त्री को बाहर खींच लिया। एक तीखी चीख गूंजी और आर्यन के इस हवा के झोंके ने सीधे उस छिपी हुई स्त्री पर प्रहार किया। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? वो हवा के दबाव के कारण सीधे जमीन पर आ गिरी। उसने काले रंग की एक बेहद खूबसूरत पोशाक पहनी हुई थी और उसकी पीठ पर 2 काले पंख लगे हुए थे। उस स्त्री का कद थोड़ा छोटा था, वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट बेहद आकर्षक और पूरी तरह से मुकम्मल थी। तुम कौन हो और इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? आर्यन ने सामने खड़ी स्त्री से सीधे उसकी पहचान पूछी। मैं इस पवित्र स्थान की रक्षक हूं और मेरा नाम अनुश्री है। उस स्त्री ने गर्व से आर्यन की तरफ देखते हुए अपनी पहचान बताई कि वे यहाँ की सुरक्षा के लिए तैनात है। ओह, तो तुम यहाँ की रक्षक हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो जल्दी से हमें इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ। आर्यन ने अनुश्री से कहा कि वे उन्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर कर दे। छोटी बच्ची, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चुपचाप हमारे रास्ते से हट जाओ, अक्षदा ने अनुश्री के छोटे कद को देखते हुए कहा। छोटी बच्ची, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इस अपमान के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। भले ही अनुश्री का कद छोटा था, लेकिन वो खुद को बच्ची कहे जाने पर पूरी तरह से आग बबूला हो गई थी। पक्षी का पिंजरा, अनुश्री ने तुरंत अपनी गुप्त शक्तियों का आह्वान किया। उसने जमीन से लोहे की विशाल और मजबूत छड़ों को प्रकट किया जिसने एक बड़े पिंजरे का रूप लेकर आर्यन और उसके साथ मौजूद सभी महिलाओं को एक ही पल में चारों तरफ से कैद कर लिया। ऐसा लगता है कि ये सचमुच बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई है, आर्यन ने पिंजरे की मजबूत सलाखों को देखते हुए कहा। तुम लोगों ने मेरे भीतर के क्रोध को जगाया है, अब मैं तुम में से किसी को भी जीवित यहां से जाने नहीं दूंगी, अनुश्री ने चिल्लाते हुए कहा। शांत हो जाओ, तुम्हें इस तरह की फालतू हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है, आर्यन ने अनुश्री को समझाने का प्रयास किया। चुप रहो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली, अब इस पिंजरे के असली दर्द को महसूस करो। अनुश्री ने अपनी शक्ति से उस लोहे के पिंजरे के आकार को धीरे धीरे सिकोड़ना शुरू कर दिया ताकि वे सभी भीतर ही कुचल जाएं। ये तो बहुत बुरा हो रहा है, ये पिंजरा लगातार छोटा और तंग होता जा रहा है। अगर ये इसी तरह सिकुड़ता रहा तो हम सभी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, कविता ने पिंजरे की दीवारों को अपने करीब आते देख आर्यन से कहा। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, आर्यन जानता था कि इस तरह की विकट परिस्थिति में उसे क्या कदम उठाना है। हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम इस लड़ाई को यहीं रोक दें, मैं तुमसे किसी भी तरह का युद्ध नहीं करना चाहता, आर्यन ने अनुश्री से आखिरी बार कहा। तुम सभी मेरे क्षेत्र के भीतर खड़े हो, अगर तुम मुझसे नहीं लड़ोगे तो तुम कभी भी यहां से आगे नहीं बढ़ पाओगे, अनुश्री ने साफ कर दिया कि आगे जाने का रास्ता सिर्फ युद्ध से होकर ही गुजरता है।
अगर तुम्हारी यही जिद है और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है तो फिर मैं भी अपने हाथ पीछे नहीं खींचूंगा। जब अनुश्री किसी भी तरह का सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थी तो आर्यन ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का मन बना लिया। अध्याय 2290 देवी के उद्यान में आगमन। आर्यन ने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। उसने अपने ठीक सामने मौजूद लोहे की मजबूत सलाखों को पकड़कर उन्हें मोड़ना शुरू कर दिया। धातु के टूटने और मुड़ने की तेज आवाजें गूंजने लगीं। अनुश्री द्वारा अपनी शक्तियों से बनाया गया वो बेहद मजबूत लोहा आर्यन के हाथों के दबाव से मुड़ने लगा था। ये बिल्कुल असंभव है, तुमने भला ये कैसे कर दिया? अनुश्री को अपनी आंखों के सामने दिख रहे इस नज़ारे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसका ये लोहे का पिंजरा असाधारण रूप से शक्तिशाली और अटूट था। कोई भी सामान्य साधक इसे हिला तक नहीं सकता था। इसलिए आर्यन द्वारा इसे महज हाथों से मोड़ दिया जाना उसकी समझ से परे था। वास्तव में आर्यन की शारीरिक ताकत अब पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी। उसका शरीर लगातार विकसित होकर बेहद शक्तिशाली होता जा रहा था। आर्यन ने उस पक्षी के पिंजरे को बीच से पूरी तरह खोल दिया, जिसके बाद वो और उसके साथ मौजूद सभी महिलाएं बहुत आराम से उस कैद से बाहर निकल आईं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये अविश्वसनीय है। अनुश्री पूरी तरह स्तब्ध रह गई। ये उसके जीवन का पहला अनुभव था जब उसने किसी को उसकी इस विशेष कैद से इतनी आसानी से बाहर आते देखा था। चलो, अब इस नटखट और जिद्दी लड़की को एक अच्छा सबक सिखाने का समय आ गया है। आर्यन ने आगे बढ़ते हुए घोषणा की कि वो अनुश्री की इस हरकत की सजा उसे जरूर देगा। तुम आखिर मेरे साथ क्या करने वाले हो? अनुश्री के मन में अब आर्यन को लेकर गहरा डर समाने लगा था। खुद ही देख लो। आर्यन ने तुरंत अपने 9 शैडो स्टेप्स की अद्भुत गति का उपयोग किया और वो पलक झपकते ही अनुश्री के ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया। अनुश्री को आर्यन के आने की भनक तक नहीं लगी। वो इस बात को समझ ही नहीं पाई कि आर्यन इतनी तेजी से उसकी पीठ के पीछे पहुंच चुका था। आर्यन ने पीछे से अनुश्री को कसकर दबोच लिया। उसने उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने के लिए पैशन गॉडेस तकनीक का इस्तेमाल किया। इस विशेष तकनीक के प्रभाव में आते ही अनुश्री का पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल और असहाय होने लगा। उसकी सारी जादुई ऊर्जा गायब हो गई और वो हिलने डुलने में भी असमर्थ हो गई। तुमने मेरे साथ ये क्या किया है? मुझे इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? अनुश्री ने घबराते हुए आर्यन से पूछा। वो आर्यन की मजबूत पकड़ में पूरी तरह बेदम हो चुकी थी। मुझे उम्मीद है कि तुम इस सजा के लिए पूरी तरह तैयार हो, क्योंकि ये तुम्हें थोड़ा परेशान करने वाली है, आर्यन ने अनुश्री की आंखों में देखते हुए कहा। आर्यन ने अनुश्री को थोड़ा डराना शुरू किया। उसने उसके सामने सीधे शब्दों में अपनी शर्तें रखीं। अनुश्री आर्यन के इस सख्त रवैये और धमकियों से बुरी तरह डर गई। उसे समझ आ गया था कि ये युवक कोई मजाक नहीं कर रहा है। आर्यन जब अपनी बात मनवाने के लिए गंभीर था तो उसने अपने हुनर का थोड़ा और प्रदर्शन किया। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, अनुश्री ने संकोच करते हुए आर्यन से विनती की। आर्यन ने अनुश्री को उंगलियों से थोड़ा सा पिंच किया। ये एहसास अनुश्री के लिए इतना अजीब और बेचैन करने वाला था कि वो पूरी तरह से झिल्ला उठी। तो क्या तुम अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार हो, या फिर हम इस खेल को आगे भी जारी रखें? आर्यन ने सीधे शब्दों में अनुश्री से पूछा। ठीक है, मैं हार मानती हूं। मैं अब और नहीं लड़ना चाहती। कृपया मुझे इस बंधन से आजाद कर दो। कुछ ही पलों के भीतर अनुश्री ने पूरी तरह घुटने टेक दिए। वो आर्यन द्वारा दी जा रही इस अनोखी सजा को और अधिक सहन नहीं कर पा रही थी। हाँ, ये तो बहुत ही आसान काम था। आर्यन मुस्कुराया। उसने बहुत ही कम समय में अनुश्री को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। आर्यन ने अपनी स्पेस रिंग से एक मजबूत रस्सी निकाली और उसने अनुश्री के शरीर को उससे अच्छी तरह बांध लिया। बहुत अच्छे, अब चुपचाप हमें यहां से बाहर निकलने का असली रास्ता दिखाओ। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें बहुत जल्द आज़ाद कर दूंगा। आर्यन ने अनुश्री से कहा कि वो मार्गदर्शक की भूमिका निभाए। जब तक अनुश्री उन्हें सही रास्ता दिखाती रहेगी तब तक आर्यन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था। अनुश्री ने गुस्से में अपना मुंह बनाया, लेकिन इस समय उसके पास आर्यन की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं था। मेरे पीछे पीछे चले आओ, अनुश्री ने आर्यन और बाकी सभी को अपने साथ आने का इशारा किया। वो आर्यन और उसके समूह को आगे का रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़ गई। आर्यन और उसके साथ मौजूद सभी महिलाएं चुपचाप अनुश्री के पीछे चलने लगीं। क्या आपको पूरा यकीन है कि इस पंखों वाली स्त्री पर भरोसा किया जा सकता है? सानवी ने थोड़ा करीब आकर आर्यन के कान में फुसफुसाया। हम इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। अगर इसने हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो ये खुद बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी, आर्यन ने सानवी को आश्वस्त करते हुए कहा। मैंने तुम्हारी ये बात अच्छी तरह सुन ली है, अनुश्री ने पलटकर कहा कि वे दोनों जो बातें कर रहे थे वो सब उसे साफ सुनाई दे रहा था।
अगर तुमने सुन लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात का मतलब भी अच्छी तरह समझ गई होगी। आर्यन ने अनुश्री को याद दिलाया कि वो कोई गलत कदम न उठाएं। बस थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम सभी को अपनी इस दुर्दशा की पूरी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। अनुश्री मन ही मन आर्यन और उसके साथियों से बदला लेने की योजना बना रही थी। अनुश्री आर्यन को लेकर पहाड़ों के बीच मौजूद एक विशेष संकीर्ण रास्ते पर पहुंची। उसने इशारा करते हुए बताया कि यही यहां से बाहर जाने का मार्ग है। क्या सचमुच यही बाहर जाने का रास्ता है? आर्यन ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, यही इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का इकलौता मार्ग है, अनुश्री ने आर्यन को बताया। तो फिर इन पहाड़ों के बारे में क्या हकीकत है जो हम इतनी देर से पार कर रहे थे? आर्यन ने अगला सवाल किया। क्या तुम लोगों को अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि तुम सब इतनी देर से सिर्फ एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे थे? अनुश्री ने उनकी नासमझी पर तंज कसते हुए कहा। क्या? प्रिया और बाकी सभी महिलाएं ये सुनकर पूरी तरह हैरान रह गईं। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतनी देर से सिर्फ एक ही दायरे में चक्कर काट रही थीं। मुझे शुरू से ही इस जगह के माहौल में कुछ गड़बड़ लग रही थी। आर्यन ने कहा कि उसकी गॉड आइज को पहले ही इस भ्रम का थोड़ा सा आभास हो चुका था। अब जब आर्यन का ये शक पूरी तरह सच साबित हो चुका था तो उन्हें समझ आया कि वो एक ही जगह भटक रहे थे। खैर कोई बात नहीं, अब जब हमें असली रास्ता मिल चुका है तो हमें तुरंत यहां से बाहर निकलना चाहिए। आर्यन ने कहा कि अब इस जगह पर और वक्त गुजारने का कोई मतलब नहीं था। एक बार फिर आर्यन सबसे आगे था। वो इस भ्रमित करने वाले क्षेत्र से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति बना। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम सब मानसिक रूप से तैयार रहोगे, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा सामना एक ऐसे योद्धा से होने वाला है जो मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अनुश्री ने आगे के खतरे से आगाह करते हुए कहा। तुम्हारे इस कहने का क्या मतलब है? क्या यहां आगे कोई और भी ताकतवर जीव रहता है? आर्यन ने अनुश्री से पूछा। बिल्कुल, तुम्हें बहुत जल्द इस बात का पता चल जाएगा, अनुश्री ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। तो फिर देर किस बात की है? हमें आगे लेकर चलो, आर्यन ने अनुश्री को आदेश दिया। वो देखना चाहता था कि सामने किस तरह की चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। मेरे साथ आओ, अनुश्री ने आर्यन का मार्गदर्शन किया। वे सभी अनुश्री की मदद से एक बड़ी गुफा के भीतर से गुजरने लगे। अनुश्री की सहायता से आर्यन और उसके साथियों को बाहर निकलने का रास्ता बहुत आसानी से मिल गया। गुफा पार करते ही उनकी आंखों के सामने एक विशाल पहाड़ और दूर तक फैला हुआ हरा भरा घास का मैदान आ गया। ये नज़ारा कितना ज्यादा अद्भुत और सुंदर है। ऐश्वर्या, प्रिया और बाकी सभी महिलाएं जब उस स्थान को देखा तो वे उसकी सुंदरता मंत्रमुग्ध हो गईं। वे कल्पना भी नहीं कर सकती थीं कि इस तरह के वीरान द्वीप के भीतर ऐसी भी कोई जगह हो सकती है जो किसी सुंदर परिद्वार की तरह प्रतीत होती हो। तो यही वो देवी का उद्यान है। बुरा नहीं है, ये सचमुच एक बहुत ही बेहतरीन और रमणीय स्थान है, आर्यन ने ठंडी हवा का आनंद लेते हुए कहा। इस जगह को बाहर से इतना सुंदर देखने की भूल मत करना। तुम बहुत जल्द इस स्थान पर आने के अपने फैसले पर पछताने वाले हो, अनुश्री ने आर्यन के उत्साह को कम करते हुए कहा। क्या सचमुच ऐसी बात है? तो चलो आज देख ही लेते हैं कि उस खूबसूरत जगह पर ऐसी कौन सी महान हस्ती निवास करती है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंतरिक प्रोफाउंड ऊर्जा को अपने कंठ में केंद्रित किया और बहुत ही ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, अरे सुनो, क्या यहाँ कोई मौजूद है? मैं आप सभी के लिए कुछ खास मेहमान लेकर आया हूँ। आर्यन की ये आवाज़ इतनी गगनभेदी और शक्तिशाली थी कि इसके प्रभाव से आसपास की पूरी धरती और पहाड़ थरथराने लगे। ये व्यक्ति पूरी तरह से पागल हो चुका है। ये खुद आगे बढ़कर तबाही को दावत दे रहा है। अनुश्री को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये साधक इतना दुस्साहसिक हो सकता है कि वो इस शांत जगह पर ऐसी हरकत करे। ये तो बहुत बुरा हुआ। उसकी इस हरकत से मुख्य वनदेवी अत्यंत क्रोधित हो जाएंगी। क्या मुझे यहाँ से चुपचाप खिसक लेना चाहिए? अनुश्री बुरी तरह डरने लगी थी और वो उस स्थान से दूर भागना चाहती थी। तुम भला इस समय कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? आर्यन ने तुरंत अनुश्री का हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक दिया। मुझे छोड़ दो, मैं इस समय इस जगह पर बिल्कुल नहीं रुकना चाहती। मुझे यहाँ से जाने दो, अनुश्री ने मिन्नतें करते हुए कहा। तुम अभी कहीं नहीं जा सकती, हमारे बीच का काम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, आर्यन ने उसे जाने से साफ मना कर दिया। किस दुष्ट में इतनी हिम्मत आ गई जो उसने मेरी इस गहरी नींद में खलल डालने का दुस्साहस किया है? अचानक हवा में एक अत्यंत क्रोध से भरी और भारी आवाज गूंज उठी।